दिया था एक मैंने आपको करने को। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करा था आपने, तो हुआ या नहीं हुआ, कर पाए? मतलब इसमें बेसिकली कुछ नहीं, दो दो बार आपको ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना था, दो बार काम करना था। क्या बोल रहे थे आप? मतलब जो काम बजटेड में किया सेम काम एक्चुअल में करना था आपको। मतलब एक बार बजटेड के लिए आपको ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी बात एक्चुअल के लिए करनी थी। तो वही एक बार बजटेड रेट निकालना था, एक बार एक्चुअल रेट निकालना था आपको। चलो, तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। वैसे एक टुच्चा सा टॉपिक है, जैसे लास्ट क्लास में हमने ट्रीटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड्स की बात करी थी, वैसे एक और टुच्चा सा टॉपिक है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की क्या ट्रीटमेंट होती है, इसकी अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। तो वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी भी अब्जॉर्प्शन कैसे करनी है क्वेश्चन आपको वैसे बता ही देता है, बट चलो कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू में डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो पहले तो लिखो भाई, सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इनका मतलब क्या होता है, मतलब लिख लो। तो दो तरह के ओवरहेड्स की यहां पे बात हो रही है, एक सेलिंग ओवरहेड्स, एक बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स का क्या मतलब होता है, इसमें लिख लो, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स। जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह का खर्चा हो गया, या कोई आपने किसी एजेंट के थ्रू माल बेचा है, अपना गुड्स बेचा है, तो उसका कमीशन वगैरह हो गया। जैसे कंसाइनमेंट हुआ करता था कि कंसाइनमेंट में हम लोग कंसाइनी के थ्रू गुड्स बेचते थे, तो उसका एक कमीशन होता था, राइट। तो ये सब जो बेसिकली खर्चे होते हैं, ये सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर आ जाते हैं। और इसी से लिंक्ड एक और ओवरहेड होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसका भी मीनिंग लिख लो, एक्सपेंस फॉर डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स। तो बेसिकली सेलिंग ओवरहेड हो गया हमारा मार्केटिंग और सेल्स का खर्चा, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया हमारा डिलीवरी एंड डिस्पैच का खर्चा, कि भाई गुड्स हमें डिलीवर करने हैं कस्टमर तक। अमेजोन क्या है भाई, गुड्स डिलीवर करता है कस्टमर तक, या बहुत सारे ऐसे आजकल तो दुकान है, बिजनेसेस हैं जो फ्री डिलीवरी भी करते हैं। तो इनकी जो डिलीवरी की कॉस्ट होती है, वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर आ जाएंगी, और इनको कुल मिला के एक साथ जोड़ के बोल दिया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है जी। अब बाकी इसकी अब्जॉर्प्शन वगैरह कैसे होती है, तो इसमें लिख लो, इट इज अब्जॉर्ब्ड यूजिंग ईदर ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। ईदर ऑफ द फॉलोइंग बेसिस क्या क्या है, ए लिखो, सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि सीधा सीधा हम अपनी सेल्स वैल्यू के प्रपोर्शन में अब्सॉर्ब कर देते हैं अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को। कभी कभी हो सकता है हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस, इसके बेसिस में भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं। बाकी कॉस्ट शीट चैप्टर में देखोगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एग्जैक्टली होता क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम लोग बातें करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है वो हम लोग कॉस्ट शीट में सीखेंगे। बस अभी क्या है कि बेसिस बता रहा हूं कि इन इन बेसिस पे हम लोग ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। होता तो नहीं ज्यादातर, लेकिन कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट या आपका जो ग्रॉस मार्जिन आप कमाते हो, उसके बेसिस पे भी आप हो सकता है आप अपने गुड्स को, सॉरी, अपने ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब कर लो, या सीधा सीधा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी कि
रादर देन सेल वैल्यू आप यूनिट्स के हिसाब से अब्सॉर्ब कर दो, यूनिट्स के प्रोपोर्शन में आप अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब कर सकते हो। दैट इज मैं यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड भी बोल सकता हूँ, क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। तो सोल्ड बोल रहा हूँ, प्रोड्यूस नहीं बोल रहा, सोल्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि अब हम यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी तो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि कैसे आपको करना है, बट हाँ मोस्टली ऐसे करते हैं। आपको जो बेसिस यूज किया जाता है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो ये कुछ बेसिस हो सकते हैं आपके, ठीक है जी। नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज बेटर टू सेपरेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो बेटर होता है कि आप अपने फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चों को सेपरेट करके चलो। मतलब कुछ हो सकता है आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड्स है वो वेरिएबल नेचर के, जैसे कमीशन का एग्जांपल हुआ है ना, कमीशन का एग्जांपल हो गया, यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट का एग्जांपल हो गया। लेकिन कुछ हो सकता है कि आपके जो खर्चे हैं वो फिक्स्ड हो, जैसे सेल्समैन की सैलरी हो गई। तो इसलिए बस कह रहा हूं मैं आपसे कि भाई हमें बेटर है कि मतलब ये एडवाइजेबल है, अब कोई कानून नहीं है ना, कानून तो नहीं है, बट हाँ इट इज एडवाइजेबल कि हम अपने फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चों को सेग्रीगेट करके चले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी पॉइंट के कंटिन्यूएशन में लिखना, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैन बी अपोर्शनड एज बिलो। तो दिक्कत यह है कि वेरिएबल में तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि वेरिएबल खर्चों को कैसे अब्सॉर्ब करें, क्योंकि बाय नेचर वो है ही वेरिएबल। लेकिन फिक्स्ड अगर है तो इसको कैसे अब्सॉर्ब करोगे, फिक्स्ड खर्चों को कैसे अब्सॉर्ब करोगे, क्या बेसिस आप यूज कर सकते हो। तो आप ऐसे लिख लो, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए भाई, देखो एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं इसलिए सब चीजें करवा रहा हूं, क्वेश्चन ऐसा सच नहीं है। लेकिन हाँ आपकी जानकारी के लिए डायरेक्ट एमसीक्यूज, अगर कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आ गए तो आपको चीजें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। तो जैसे हमने बोला सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट या ऑफ सेल्समैन, तो मैंने बोला था ना जैसे सेल्समैन की सैलरी एक फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा है, फिक्स्ड ओवरहेड है बाय नेचर, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ जितने भी नंबर ऑफ गुड्स बिक रहे हैं आपको ये फिक्स सैलरी देनी ही पड़ेगी अपने सेल्समैन को। तो इसको आप अपोर्शन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड टाइम डिवोटेड ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स, ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स। भाई मैं अपनी दुकान में अलग अलग टाइप ऑफ, अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचता हूं मानो, तो अब डिपेंड करता है मैं प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी तीनों बेचता हूं, तो प्रोडक्ट ए में मैं कितना सैलरी का खर्चा अपोर्शन करूं, बी में कितना करूं, सी में कितना करूं। तो यहां मैंने बोला कि एस्टिमेटेड जितना टाइम डिवोट किया जा रहा है जिस भी प्रोडक्ट पे, कि जिस प्रोडक्ट को बेचने में ज्यादा टाइम दिया जा रहा है वहां पे ज्यादा खर्चा अपोर्शन करो। जो प्रोडक्ट हो सकता है अपने आप ही बिक जाता हो, ज्यादा सेल्समैन को मेहनत नहीं करनी पड़ती हो, उस प्रोडक्ट पे आप कम खर्चा अपोर्शन करो। तो बस ये कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। इसी तरह से एक और खर्चा होता है जो सेलिंग का ही होता है और वो भी बाय नेचर फिक्स रहता है, दैट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कि भाई आपका एज पर कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टीजमेंट का जो भी फिक्स खर्चा करना है, हो सकता है वो एनुअल खर्चा हो सकता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का खर्चा हो, बट ये टाइम बेसिस पे चार्ज किया जाता है एडवर्टीजमेंट, नंबर ऑफ गुड्स पे नहीं, कि कितना माल बेच रहे हो इस पे नहीं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा फिक्स ही रहता है। तो बस यहां कितना होगा, कैसे आप कर सकते हो, एक्चुअल अमाउंट incurred, actual amount net, actual amount incurred for each product if known। तो बात ही खत्म। मतलब अगर आपको पता है आप प्रोडक्ट ए बी सी मानो 3 प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो प्रोडक्ट ए पे आप कितना एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहे हो, बी पे कितना कर रहे हो, सी पे कितना कर रहे हो। तो इट इज लाइक एलोकेशन ओनली, कि अगर आपको पता है तो अकॉर्डिंगली आप उतना खर्चा ए में लोगे, उतना बी में लोगे, उतना सी में लोगे। लेकिन अगर नहीं पता तो, अगर आपको नहीं पता, हो सकता है कि कुछ एडवर्टीजमेंट का खर्चा कॉमन नेचर का होता हो, जो आप सारे प्रोडक्ट के लिए कॉमन एडवर्टीजमेंट का खर्चा करते हो। तो अगर कोई कॉमन एक्सपेंस है तो उसका क्या करना चाहिए हमको,
तो वो लिख लो कॉमन एक्सपेंसेस शुड बी पोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ ईच प्रोडक्ट। है सर, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि भाई देखो प्रोडक्ट ए बी सी, कुछ तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा ऐसा होगा जो मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे इनकर करता हूँ, ए पे, बी पे, सी पे, और कुछ एडवर्टीजमेंट का खर्चा ऐसा होगा जो कॉमन नेचर का होगा, जो मैं तीनों प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन खर्चा इनकर करता हूँ। तो बस यहां पे बोला हमने जो तो प्रोडक्ट का हमें इंडिविजुअल एडवर्टीजमेंट का खर्चा पता है तो वो अकॉर्डिंगली अपोर्शन कर दो उसी प्रोडक्ट पे, है ना। लेकिन अगर कोई कॉमन एडवर्टीजमेंट का खर्चा है तो वो आप इस रेशो में ही अपोर्शन कर दो, जो इंडिविजुअल एबीसी प्रोडक्ट्स यानी सारे प्रोडक्ट्स के अपने अपने इंडिविजुअल एडवर्टीजमेंट के खर्चे, उसी प्रपोर्शन में कॉमन खर्चों को भी अपोर्शन कर दो। बस यही लिखा हुआ है ना। तो आइडियली तो भाई हमें पता होना चाहिए ज्यादातर कि भाई हम कौन से प्रोडक्ट पे कितना खर्चा इनकर कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट का। लेकिन अगर नहीं पता, और नहीं पता का मतलब क्या है कि हमने कोई कॉमन खर्चा किया है, अगर भाई इंडिविजुअल क्या होगा तो पता ही होगा ना, नहीं पता होने का मतलब ही नहीं है। अगर नहीं पता है तो एक ही रीजन है कि भाई कोई कॉमन एडवर्टीजमेंट का एक सिंगल खर्चा क्या होगा जिसका बेनिफिट सारे प्रोडक्ट्स में आता होगा, तो वहां पे दिक्कत आती है कि उसको हम कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स में अपोर्शन करें। तो वहां हमने बोला कुछ नहीं, ए बी सी तीनों प्रोडक्ट के अपने कुछ ना कुछ खर्चा होगा ना एडवर्टीजमेंट का, उस पे कर देना। बस ये बात हम यहां पे बोल रहे। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। इसी तरह से शोरूम एक्सपेंस, भाई गाड़ियों के इतने बड़े बड़े शोरूम देखे होंगे हम सभी ने। अब इतना बड़ा शोरूम है, उसके खर्चे भी होते होंगे, उस शोरूम का रेंट हो गया या उसका मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा हो गया, तो उसको कैसे हम लोग अपोर्शन करें। तो उसमें बोला हमने कि एवरेज स्पेस एरिया ऑक्यूपाई बाय ईच प्रोडक्ट, भाई होंडा का शोरूम है, होंडा के फोर व्हीलर भी बिकते, गाड़ियां भी बिकती है शोरूम में, उसी शोरूम में होंडा के टू व्हीलर भी बिकते हैं, होंडा की एक्टिवा वगैरह है, जितनी भी टू व्हीलर, जो भी टू व्हीलर आती होंगी सब बिकती है, एक ही शोरूम में सब बिकता है। अब वो शोरूम का जो खर्चा है, अब वो बाय नेचर सेलिंग का खर्चा है, चाहे शोरूम का रेंट हो गया, चाहे जैसे कि मैंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करी थी, शोरूम के अंदर के जो भी खर्चे हो गए बाय नेचर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया, मतलब बेसिकली सेलिंग एक्सपेंस के अंदर आ गया। अब सवाल उठा हम कितना खर्चा शोरूम का टू व्हीलर पे अपोर्शन करें, कितना अपना फोर व्हीलर पे करें। तो हम बोलेंगे यार जाहिर सी बात है हमारे शोरूम में गाड़ियां जो है वो ज्यादा जगह घेरती होगी, क्योंकि बाय नेचर उनका साइज बड़ा होता है, तो वो शोरूम का ज्यादा एरिया घेर के बैठती होगी। टू व्हीलर कम एरिया घेरती होगी, तो शोरूम का ज्यादा खर्चा आप गाड़ियों पे कर दो अपोर्शन, और कम वाला हिस्सा जो खर्चा है वो टू व्हीलर पे कर लो। ऐसे है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो शोरूम का जो खर्चा है, अगेन क्योंकि है तो ये कॉमन ही नेचर का खर्चा, तो इसको हम अपोर्शन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, कितना या कौन सा प्रोडक्ट कितना स्पेस कितना एरिया घेर के बैठा है, उस बेसिस पे हम लोग अपोर्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ, गोडाउन रेंट, डिलीवरी वैन, डिलीवरी ढंग से लिख लेते, अरे भाई डिलीवरी वैन, दैट इज डिलीवरी स्पेसिफिक एक्सपेंस। मेरी एक डिलीवरी वैन है भाई, पिज्जा हट, डोमिनोज, इनकी अपनी बाइक्स होती है, अपनी बाइक्स होती है, पिज्जा हट की या डोमिनोज की ज्यादा दिखती है। इसी तरह से बहुत सारी हमें ऐसे ब्रांड्स दिखते हैं जिनकी अपनी ही डिलीवरी की वैन वगैरह होती है। भाई कुछ तो ठीक है रेस्टोरेंट वगैरह जोमेटो स्विगी के थ्रू बेचते हैं या डिलीवर करते हैं माल को, लेकिन कई सारे अपना खुद ही डिलीवरी का सिस्टम बना के रखते हैं, उनकी अपनी खुद की डिलीवरी की व्हीकल्स वगैरह होती हैं, जैसे मैंने डोमिनोज का एग्जाम्पल लिया। तो अब ये जो बाइक्स चल रही है या डिलीवरी की वैन, अगर जो भी है गाड़ियां वगैरह अगर हैं, अब इस पे भी फिक्स खर्चा होता होगा। अगर गाड़ी अपनी खुद की है तो उस पर एक फिक्स्ड डिप्रिसिएशन का खर्चा है।
अगर गाड़ी रेंटेड है, हो सकता है रेंट पे भी उठा रखी हो गाड़ी भी, जैसे भाई दुकानें वगैरह रेंट पे उठा सकते हैं, वैसे बिजनेसेस गाड़ी वगैरह भी रेंट पे ले सकती है, लीज वगैरह पे, है ना। तो भाई वो जो लीज है, वो जो रेंट है, वो भी बाय नेचर फिक्स्ड है। मतलब हम बोल रहे हैं कि डिलीवरी के लिए को जो फिक्स्ड खर्चे हैं, डिलीवरी, अब इसी तरह से गो डाउन हो गया भाई। अब इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट है भाई, जगह जगह एरिया में उन्होंने अपना गोडाउन वगैरह खोल रखा है, जहां से वो माल फटाफट से पहुंचा देते हैं। तभी तो माल हमारे पास इंस्टामार्ट वगैरह से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने हर एरिया में थोड़ी थोड़ी जगहों पे अपने गोडाउन बना रखे हैं। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली ये सारे खर्चे अब है तो डिलीवरी के लिए, सारे खर्चे हो रहे हैं फॉर डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। अब ये फिक्स खर्चे, इनको कैसे प्रोडक्शन हम पोषण करेंगे, तो बस यही बात है। तो यह हम बोल सकते हैं एवरेज क्वांटिटी डिलीवर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। भाई आपको पता होगा ना आपने कितनी डिलीवरी एक पर्टिकुलर पीरियड में करी है, किस प्रोडक्ट की कितनी डिलीवरी हुई है, कोई प्रोडक्ट की ज्यादा डिलीवरी हुई है, कोई प्रोडक्ट की कम हुई है, तो आपको अंदाजा तो होगा। उस बेस खर्चे को आप अपोर्शन कर लो। आपको लगता है प्रोडक्ट एक ही नंबर ऑफ डिलीवरी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा ऑर्डर होती है, वो डे टू डे यूज में आती है, तो उसकी नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ डिलीवरीज भी ज्यादा होती हैं, तो उस बेसिस पे कर लो। कोई प्रोडक्ट हो सकता है आपको लगता है जो बहुत ही कम फ्रीक्वेंटली ऑर्डर किया जाता है, तो उसकी नंबर ऑफ डिलीवरीज कम होती है, तो उस पर आप कम खर्चा अपोर्शन करो, तो इट मेक्स सेंस। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसमें भी हम कुछ ऐसे ही काम करेंगे, हम कई सारे ऐसे खर्चे होंगे जैसे डिलीवरी वगैरह के खर्चे, वो इन्हीं नंबर ऑफ डिलीवरीज के बेसिस में हम लोग अपोर्शन करा करेंगे कि अच्छा इस प्रोडक्ट पे इतना करना है, इस प्रोडक्ट पे इतना करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो काम है ना, सिमिलर टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। बात समझ आ गई। तो ये हमने कुछ बोला कि भाई कुछ फिक्स खर्चे हैं जो हम ऐसे ऐसे अपोर्शन कर सकते हैं, लेकिन इनमें से अगर आप बोलो कि सर अगर कोई और फिक्स खर्चा है जो हमें जिसका बेसिस मिलता नहीं, जैसे मैंने बोला था एडवर्टीजमेंट का कॉमन खर्चा इंडिविजुअल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के बेसिस पे आप अपोर्शन कर दो, लेकिन अगर मानो किसी भी प्रोडक्ट का इंडिविजुअल एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता ही नहीं है, सारे एडवर्टीजमेंट के कॉमन खर्चे होते हैं, या फिर हमने बोला कि हमने नंबर ऑफ डिलीवरीज, हमें आइडिया नहीं, हमें ये आइडिया नहीं कि भाई शोरूम में कौन सा प्रोडक्ट कितना एरिया घेर रहा है, हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अब हम कहां से देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितना एरिया घेर के बैठा है। मतलब अगर कोई कॉमन खर्चा है या कोई फिक्स खर्चा है जिसका हमें बेसिस नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करेंगे। अगर कोई हमें बेसिस नहीं मिल रहा अपोर्शन करने का, तो कुछ रेजिडुअल सिंपल तरीका तो होना चाहिए ना। तो इफ नो सूटेबल बेसिस, अगर मुझे कोई सूटेबल बेसिस मिल ही नहीं रहा है ना, मैंने जैसे कि बोला मुझे इंडिविजुअल एडवर्टीजमेंट के खर्चे नहीं मिल रहे, मुझे एरिया नहीं मिल रहा, या कुछ और कोई और डेटा नहीं मिल पा रहा, तो फिर क्या कर सकते हो। इफ नो सूटेबल बेसिस देन अपोर्शन in the ratio of सेल्स। ठीक है। तो आप सेल्स के रेशियो में अपोर्शन कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हो रही है, उस बेसिस पे आप अपोर्शन कर सकते हो। तो ये एक आपका रेजिडुअल बच गया तरीका कि अगर आपको कोई और तरीका नहीं मिल रहा तो आप इस बेसिस पे अपोर्शन कर सकते हो। किस बेसिस पे? सेल्स के बेसिस पे। ठीक है जी, चलो नोटिंग हो गई। क्वेश्चन पे आए फटाफट से, अब ज्यादा तो कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से, एक या दो क्वेश्चन बचे। अगर क्वेश्चन नंबर 12 हो गया होता तो फिर एक ही बचा होता, वरना मेरे ख्याल से दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आओ इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाओ। आई थिंक एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलो तो इलस्ट्रेशन 9 हो गया था लास्ट क्लास में। इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो थोड़ा सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चों के बारे में बता रहा है, बेसिकली उससे रिलेटेड है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक हमारा कोई खर्च क्वेश्चन वगैरह बचा है। चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाना, पेज नंबर है 4.56। चलो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा मतलब बेस बिल्डिंग इसमें भी हमें करनी पड़ेगी जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 9 में करी थी, बट वैसे सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कंपनी विच सेल्स 4 प्रोडक्ट्स, सम ऑफ दीज आर अनप्रॉफिटेबल। तो हमारी कंपनी 4 प्रोडक्ट सेल करती है
जिनमें से कुछ अनप्रॉफिटेबल है। कंपनी प्रपोजेस टू डिसकंटिन्यू सेल ऑफ वन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो अगर नीचे टेबल पे देखोगे हम 4 प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ए बी सी डी। कंपनी की कह रही है कि इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स अनप्रॉफिटेबल है और कंपनी चाह रही है हम चारों में से हम एक कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर ले। तो अब आपको पहले कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं। मैंने सीधी इतनी बात बोली कि 4 प्रोडक्ट्स हैं, 4 में से एक प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने की बात करोगे? एक अगर मैं बोल रहा हूं, खाली एक, ना एक से ज्यादा ना एक से कम ऑफ कोर्स, तो आपको एक ही प्रोडक्ट अगर डिसकंटिन्यू करना है तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा जो अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगा, सबसे ज्यादा जो अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगा, जिसकी सबसे लीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी होगी, वही आप डिसकंटिन्यू करोगे, वही आप बेचना बंद करोगे। जाहिर सी बात है। तो बस वही आपको ढूंढना है, व्हाट इज द मोस्ट अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। एनीवे पहले बाकी क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन लेकिन यही होगा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग इनकम, कॉस्ट एंड एक्टिविटी फॉर ईच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो देखो चारों प्रोडक्ट की सेल्स बता रहा है, चारों प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता रहा है, चारों प्रोडक्ट का एरिया ऑफ स्टोरेज बता रहा है। ध्यान से, कितना स्टोरेज का एरिया लगता है चारों प्रोडक्ट पे। नंबर ऑफ पार्सल सेंट, डिलीवरी से रिलेटेड कुछ हो गया। नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट, कि कितनी इनवॉइसेस भेजते हैं हम लोग इन प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब ये कुछ जानकारी दे रहा है। सेल्स बता दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दिया, तो ये तो डायरेक्ट आपको इमीडिएट फिगर्स बता दी। बाकी ये आपको कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड बातें बता दी। इस तरह का काम या इस तरह का डेटा ना आपको अगले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर में भी दिखा करेगा। एनीवे वो कहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड द बेसिस ऑफ एलोकेशन आर। तो उसने खुद ही बता दिया, देखो फिक्स्ड खर्चों का बेसिस बता रहा है। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने क्या देखा था, हमें फिक्स्ड खर्चों को अपोर्शन करना होता था अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, याद है जो अभी हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे। तो यही उसने फिक्स्ड खर्चे बता दिए। अब आपको इसको अपोर्शन करना पड़ेगा ऑन ऑल द 4 प्रोडक्ट्स। जैसे रेंट इन इंश्योरेंस 3 लाख का है, उसने खुद ही बता रखा है क्वेश्चन वाले ने कि इसको आप एरिया के बेसिस पे अपोर्शन कर देना। ये रहा एरिया, सब खुद ही बता रखा है उसने। डेप्रीसिएशन बोला उसने, नंबर ऑफ पार्सल सेंट के बेसिस में आप अपोर्शन कर लेना। सर डेप्रीसिएशन, नंबर ऑफ पार्सल सेंट, इसका बीच में तो लिंक समझ नहीं आया हमको। सर आंख बंद करके क्वेश्चन ने डेप्रीसिएशन बोल दिया, नंबर ऑफ पार्सल सेंट के बेसिस में कर लो। हमारा तो सर खुजला गया, समझ ही नहीं आया कि डेप्रीसिएशन और नंबर ऑफ पार्सल इनमें क्या रिलेशन है। तो भैया इसका मतलब डेप्रीसिएशन बोला नहीं है, ना ही आपको वैसे पूछा है, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं डिलीवरी व्हीकल्स का डेप्रीसिएशन होगा भाई, डिलीवरी व्हीकल्स का। तभी आप नंबर ऑफ पार्सल्स, मतलब नंबर ऑफ डिलीवरीज के बेसिस पे आप मान सकते हो कि आप पोर्शन कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो ये नहीं कि भाई हम लोग, याद है कि स्टार्टिंग में चैप्टर में डेप्रीसिएशन हम एसेट की वैल्यू के बेसिस पे करा करते थे। यहां हमें समझ नहीं आया कि डेप्रीसिएशन का डिलीवरी से क्या लेना देना है। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन भाई डिलीवरी व्हीकल्स का होगा। क्यों? क्योंकि सर ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की बातें बता रहा है। यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स की तो बातें हो ही नहीं रही, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की बात हो रही है। दैट मीन्स ये डेप्रीसिएशन किसका होगा? ये डिलीवरी व्हीकल्स का होगा। और तभी हम इसको डिलीवरीज के हिसाब से अपोर्शन करने की बात कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है। फिर कह रहा है सेल्समैन की सैलरी एक्सपेंसेस, तो खुद ही बोल दिया उसने कि सेल्स के वॉल्यूम के बेसिस पे कर लेना। सेल्स वॉल्यूम मतलब सिंपली सेल्स वैल्यू हो गया, राइट। फिर उसने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब यहाँ पे सेलिंग वाली बात हो रही है भाई, सेलिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कि सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, सेल्स डिपार्टमेंट का जो खर्चा होगा अंदर का, वो सेलिंग का ही खर्चा माना जाएगा। उसको उसने बोल दिया नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट। ठीक है जी। तो हो सकता है हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर होगा, हमारा एक बिलिंग सॉफ्टवेयर होता होगा, बिलिंग करने के लिए अलग हम स्टाफ को बिठाते होंगे, जो भी है। इस तरह के जो खर्चे हैं वो हम लोग नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट के बेसिस में अपोर्शन कर देंगे, सिंपल। बाकी वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वेरिएबल कॉस्ट में जैसे पैकिंग, वेजेस एंड मटेरियल, वेरिएबल है भाई, 2 रुपए पर पार्सल। ये आपको पता है, जितने नंबर ऑफ पार्सल्स करोगे, जितने नंबर ऑफ पैकेजेस आप भेजोगे, उतने आपको हर पैकेज पे 2 रुपए का एक आपको वेरिएबल खर्चा इनकर करना पड़ेगा। कमीशन, कमीशन क्या होता है सर? ये वेरिएबल होता है, जितनी सेल होगी उतना कमीशन होगा, 4% ऑफ सेल्स। स्टेशनरी बोल दिया उसने ₹1 पर इनवॉइस, मतलब भाई इनवॉइस हम
प्रिंट करते होंगे तो उसमें कागज का खर्चा हो गया, उस पर इंक का खर्चा हो गया, जो भी है उसका हमने बोल दिया 1 रुपए पर इनवॉइस। ज्यादा बिकेगा सामान तो ज्यादा इनवॉइसेस बनेंगे और ज्यादा खर्चा होगा, तो इसलिए बाय नेचर ये वेरिएबल हो गया। दैट्स इट। वो कह रहा है प्रिपेयर करो एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सिंपली आपको प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन दिखानी है, शोइंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, मतलब आप बचपन में जैसे प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज निकालते थे, आपको प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज निकालना है। और मेरे ख्याल से उसने पूछा नहीं, बट इट शुड हैव आस्क्ड ऑल्सो सजेस्ट। आप ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन में आगे उसने आई थिंक या तो लिखा नहीं या जो भी है, बट ये उसका क्वेश्चन होना चाहिए था। ऑल्सो सजेस्ट विच प्रोडक्ट शुड बी डिसकंटिन्यूड। तो ये आप अपने पास लिख लो, ऑल्सो सजेस्ट विच प्रोडक्ट शुड बी डिसकंटिन्यूड। ये क्वेश्चन ने वैसे पूछना चाहिए था, मैंने अभी आंसर देखा नहीं एग्जैक्टली कि उन्होंने ये लिखा है कि नहीं लिखा। लिखा और ना लिखा हो, हम तो ये भी एक सजेशन देंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जरूर पूछेगा आपसे कि वो आपसे एडवाइस पूछेगा भाई, है ना। तो एज अ मैनेजर आप क्या एडवाइस दोगे, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो भाई बड़ा ही सिंपल है। मैं अगर ऐसे बोलूं ना, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन का खेल है। आपको सेल्स गिवन है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, आपको इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी गिवन है। उसको कैसे बांटना है, वेरिएबल वाला कितना वेरिएबल है नहीं है, फिक्स्ड वाले को कैसे अपोर्शन करना है अलग अलग प्रोडक्ट में, सब गिवन है। तो आप सीधा सीधा सेल्स में से सारे खर्चों को माइनस करके डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये मुझे आपको थोड़ा सा बताना है कि इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, आप लिख भी लो बेस बिल्डिंग, इस क्वेश्चन में आपको जो खर्चे दे रखे हैं, एक्सपेंसेस बोल लो या कॉस्ट बोल लो, ये आपको फिक्स्ड और वेरिएबल सेग्रीगेट करके दे रखे हैं। कुछ कॉस्ट आपकी बाय नेचर वेरिएबल है, कुछ कॉस्ट आपकी बाय नेचर फिक्स्ड है। तो इसमें आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है, आप इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। ये एक अप्रोच लगा के बनानी है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, ठीक है। और यहां पे अब मैं जो आपको प्रॉफिट निकालने का तरीका बताऊंगा ना, ये एक्चुअली आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं इन द एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर। तो आप यहां पे लिख सकते हो लिंक विद बेस बिल्डिंग ऑन, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, बट एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर में हमने लास्ट क्वेश्चन करा था जिसमें पीवी रेशियो एंड कंट्रीब्यूशन का हमने एक बेस बिल्डिंग करी थी, डन इन, मुझे इलस्ट्रेशन नंबर याद नहीं, आप चाहो तो लास्ट इलस्ट्रेशन लिख लेना, डन इन इलस्ट्रेशन नंबर, अब मुझे याद नहीं, वो आप बाद में लिख के इसको फिल कर देना डब्बे को, इन एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर। आई होप इतना पुराना नहीं हुआ होगा कि आप बिल्कुल ही भूल गए होगे कि हाँ सर आपने कराया था, पीवी रेशियो के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बताया था, वहां पे प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो सब मैंने बताया था, और उसको हमने यूज भी किया था। हमने कंट्रीब्यूशन लॉस निकाला था, उसमें से हमने कुछ और खर्चे माइनस करके प्रॉफिट्स वगैरह जो भी है सब निकाले थे। तो वही काम, उसी तरह का सिमिलर काम आपको यहां पे भी करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, वेरी सिंपल बेस बिल्डिंग करा देता हूं। पहले सेल्स लेना है आपको, याद करना सेल्स में से मैंने बताया था अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, और टेंशन मत लेना भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस में, रट जाएगा आपको। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये आपके दिमाग में, आपके खून में बहने लग जाएगा ये अपने आप ही, कि ये कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, फलाना, प्रॉफिट की कैलकुलेशन, ये आपके खून में बहेगा भाई, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में आप इतनी बार इसको अप्लाई करोगे, अलग अलग ढंग से अप्लाई करोगे कि आपके खून में बहने लग जाएगा। लेकिन अब जहां पे दूसरे चैप्टर के साथ लिंक होता है, मुझे वो आपको कराना पड़ता है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन छुड़वा नहीं सकता ना बोल के कि भाई इस चैप्टर की बात करेंगे उसके बात करेंगे, ये ऐसा करना सही तरीका नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि कोई बात नहीं, छोटा मोटा पार्ट हम बेस बिल्डिंग का साथ साथ कर ले, और ताकि हम अपना मेन क्वेश्चन सॉल्व कर ले। मेन जो हमें टॉपिक कवर करना है वो हमारा टॉपिक कवर होना चाहिए, बाकी ये बेस बिल्डिंग में जो भी छुटपुट चीजें हैं ये तो बाद में आपकी कवर हो ही जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए वहां पे भी हमने कर लिया था एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर में, यहां पे भी मैं आपको करवा रहा हूं।
तो मैंने बोला सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। फिर चेक करना, मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होती है, कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बचता है। और ये मैंने आपको निकाल के बताया था, ये मैंने प्रूव करके दिखाया था कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, है ना। बेसिकली सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करनी है, टोटल कॉस्ट को हमने वेरिएबल एंड फिक्स्ड में बांट दिया, तो सेल्स माइनस वेरिएबल वाला पोर्शन कंट्रीब्यूशन हो गया, उसमें से फर्दर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी तो प्रॉफिट बच गया। ठीक है, तो ये बात हमने मैथमेटिकली देख ली थी, तो अब ये बस आप बेस बिल्डिंग भी लिख लो, बस इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी अब देखो क्वेश्चन ने जो मांगा है वो इसी फॉर्मेट में हम करेंगे, बस अब चारों प्रोडक्ट के कंपैरिजन में हमें करना पड़ेगा, चारों प्रोडक्ट के लिए हमें निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, प्रोडक्ट वाइज बोला था ना, ऑफ ईच प्रोडक्ट बोला था। तो कोई दिक्कत नहीं, हम ईच प्रोडक्ट के लिए बना लेंगे। तो ये बेस बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए अब आप अपने मेन सोल्यूशन में आना। भाई एग्जाम के लिए नहीं है ये बेस बिल्डिंग, पहली बता रहा हूं, एग्जाम के लिए तो अब सीधा आपका आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो सीधा आंसर लिखना। उसने बोला था कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो भाई जो क्वेश्चन है शब्द यूज करें हम वही यूज कर लेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हालांकि आप सीधा सीधा यहां इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो बना लो एक स्टेटमेंट फॉर्म में पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स के थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ना, ए बी सी डी, और चाहो तो एक टोटल का भी कॉलम बना सकते हो कि आपको टोटलिटी में भी पता लगता रहेगा कि कैसी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है ओवरऑल, चाहो तो। हालांकि क्वेश्चन ने तो सिर्फ प्रोडक्ट वाइज मांगा है, तो आप खाली प्रोडक्ट वाइज भी कर लोगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट चलो एक टोटल का भी बना लेंगे तो ताकि हमें एक ओवरऑल पिक्चर भी दिखती रहेगी कि ओवरऑल हमारी पिक्चर कैसी चल रही है। ठीक है, चलो तो सेल्स, सेल्स तो बस सब क्वेश्चन से देखते रहना भाई। सेल्स ले रहा हूं सबसे पहले मैं यहां पे, तो सेल्स ये रही आपको चारों प्रोडक्ट की पहले मतलब टेबल में पहले कॉलम में ही दे रखी है। ए की है 30 लाख, बी की है 50 लाख, सी की है 25 लाख, डी की है 45 लाख। तो टोटल देख लो 80 और 70, 1.5 लाख, 1.5 करोड़, सॉरी 1.5 करोड़, 1.5 CR। ठीक है, तो ये टोटल हो गया। अच्छा सेल्स के आगे मैं ऐसे लिख देता हूं इसको 1, रोमन 1 लिख रहा हूं, ठीक है, रोमन 1 लेस, क्या बोला हमने, सेल्स में से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है तो कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगी, तो सारी आप वेरिएबल कॉस्ट ले लोगे। और ये नहीं कि आंख बंद करके सिर्फ क्वेश्चन ने जो वेरिएबल कॉस्ट के हेड के अंदर वेरिएबल कॉस्ट बोली है वही वेरिएबल कॉस्ट होगी, नहीं, एक सबसे मेजर वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन है अलग से दे रखी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इतना तो आप अकाउंट्स के भी ज्ञानी हो कि आप सोच सकते हो कि हाँ भाई जितने ज्यादा माल बिकेगा उतनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा होगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने आप में एक वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो ये भी क्वेश्चन ने बता रखी है, देखो तो क्वेश्चन से देख देख के लिखता रहता हूं। ए की है 20 लाख, फिर है ये 45 लाख बी की, सी की है 21 लाख, डी की है 22.5 लाख। फटाफट से टोटल देख लेते हैं, 65, 85, 86, 106, 108 और 50, तो ये आ रहा है 1,08,50,000। चेक करते रहना भाई टोटल की कैलकुलेशन सही है कि नहीं। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लिया। एक बार क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं वापस, एक बार क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो देखो हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लिया, एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन गायब हो गया।
चलो, तो देखो ये हो गया, हमने सेल्स ले लिया, हमने वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लिया। अब बाकी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ये तीन वेरिएबल कॉस्ट है, पैकिंग, कमीशन एंड स्टेशनरी। तो ये लेते चलो, सब में उसने बता रखा है। तो पैकिंग, वेजेस एंड मटेरियल्स, तो बाकी सारे खर्चे ले लो, पैकिंग, वेजेस एंड मटेरियल, पैकिंग, वेजेस एंड मटेरियल। ये उसने बोला एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर पार्सल, 2 रुपीज पर पार्सल। तो नंबर ऑफ पार्सल्स उसने बता रखा है क्वेश्चन में, यहां पे ऊपर बताया था उसने कहीं पे, यहां पे नंबर ऑफ पार्सल्स। इसको इंटू टू करते रहो, सबको इंटू टू करते रहना, तो दो ये इंटू टू हो जाएगा, ये इंटू टू हो जाएगा, ये इंटू टू हो जाएगा, ये इंटू टू हो जाएगा। तो बस इनको टू टू से मल्टीप्लाई करते रहना है। तो सीधा लिखते चलो, तो ये आ गया 2 लाख ए का, इसका आ गया 3 लाख प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट सी का आ गया 1.5 लाख, 75 इंटू 2, और इसका आ गया 3.5 लाख प्रोडक्ट डी का, 3.5 लाख। टोटल करते हुए चलना, तो ये हो गया 5 और 3 8 और 2 10, 10 लाख टोटल हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या दे रखी है आपको, नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट है कमीशन, और वो है 4% ऑफ सेल्स। आओ, तो कमीशन ये है 4% ऑफ सेल्स, एट द रेट ऑफ 4% ऑफ सेल्स। तो सीधा सीधा भाई कैलसी पे लिख लो 0.04 मल्टीप्लाइड बाय सेल्स ऊपर दे रखी सारी 30 लाख, तो ये आ रही है 1,20,000 प्रोडक्ट ए की, ऊपर ही दे रखा आपको सेल्स 50 लाख बी का, तो ये आ गया 2 लाख। प्रोडक्ट सी का 25 लाख, ये आ गया 1 लाख। उसके बाद ये आ गया 45 लाख, ये आ रहा है 1,80,000 टोटल। नहीं तो चारों का टोटल कर दो, नहीं तो सीधा 1.5 लाख का 4%, 1.5 करोड़ का रादर 4% भी निकाल सकते हो, तो ये आ रहा होगा 6 लाख। तो टोटल भी कर देना चार का, तो 6 लाख ही आएगा। ठीक है, ये हो गया, तो कमीशन भी डन हो गया। उसके बाद अगला वेरिएबल कॉस्ट क्या दे रखा था उसने, स्टेशनरी, दैट इज 1 रुपी पर इनवॉइस, और नंबर ऑफ इनवॉइसेज यहां पे दे रखे आपको लास्ट में। तो बस इसको इंटू 1 करते चलना है, तो बस 1 से मल्टीप्लाई करते चलो, तो सेम ही फिगर आ जाएगी। तो ये आ गया स्टेशनरी, स्टेशनरी, तो एट द रेट ऑफ ₹1 पर इनवॉइस, एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर इनवॉइस। तो ये आ रहा है 80, 1,40,000, 60, 120, और टोटल कितना आ गया, 220, 280 और 4, एक 20 ऐड करा तो ये टोटल आ रहा है 4। बस, तो सारी वेरिएबल कॉस्ट आ गए, सब हो गया, बाकी तो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट बचे। तो अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख लो कितना हुआ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यार एक मिनट दो यार, ये आज हमारा प्यारा माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट नहीं कर पा रहा हमको, बहुत ही ज्यादा। बस, चलो एक मिनट देना मेरे को। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसके आगे लिख लो 2, इसके आगे रोमन में 2 लिख देना, बस प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं। तो 20 और 2 22, 23 20 और ये 24, टोटल आ रहा है इसका 24 लाख। इसका कर लेते हैं 45 एंड 3 48 प्लस 250 प्लस 140, तो ये आ रहा है 51,40,000। इसका कर लो प्रोडक्ट सी का कितना आ रहा है, 21, 2250, 2350 एंड 2410, 24,10,10। और इसका भी देख लो 22,50,000 प्लस 350 आ गया 26, 26 एंड 3 ये आ गया 29।
ठीक है, तो टोटल भी कर लो, 24 प्लस 5140, ऊपर से टोटल कर लो नहीं तो साइड से कर लो, एक ही आएगा। 2410 प्लस 29 लाख, ये आ रहा है 1,28,50,000। चलो जी, तो सेल्स उठा ली हमने टोटल, हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लिया, तो इसका मतलब अब क्या बच जाएगा हमारे पास, कंट्रीब्यूशन बच जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1 - 2, मतलब सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बस। तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो इसलिए सेल्स के आगे 1 लिख दिया था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के आगे हमने 2 लिख दिया था। तो 1 - 2 दैट इज, ए में बच गया 6 लाख, बी में कितना बच गया 50 - 5140, लो जी ये तो नेगेटिव यहीं से हो गया, 1,40,000, 1,40,000 नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ गया। 25 - 24,10,000, तो ये आ रहा है प्लस में 90, और इसका 45 - 29, तो कितना बच गया, ये बच गया 16 लाख। तो टोटल देख लो कितना हो गया ये टोटल, तो 1690, 2290 -140, तो ये आ रहा है 21,50,000 टोटल, टोटल कंट्रीब्यूशन। तो टोटलिटी में तो पॉजिटिव आ रहा है, बट दिख रहा है हमको कि ऑलरेडी प्रोडक्ट बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव हो चुका है, तो प्रोडक्ट बी लॉस में ही जाने वाला है, क्योंकि अब प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इस कंट्रीब्यूशन में से और फिक्स कॉस्ट माइनस ही करनी है, तो माइनस की फिगर में और कुछ हम माइनस ही करने वाले हैं, तो नेचुरली अब आंसर हमारा और नेगेटिव ही होगा। लेकिन हो सकता है और भी बाकी प्रोडक्ट्स हों जो लॉस में चले जाएं, तो क्वेश्चन ने बात बोली थी कि भाई सारे प्रोडक्ट हमारे प्रॉफिटेबल नहीं है, तो अब आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करना है। और फिक्स कॉस्ट में भी दुख की बात यह है कि एक कोई फिक्स कॉस्ट नहीं दिया, उसने बहुत सारे दिए, और उसको हमें पागलों की तरह बैठ के अपोषण करना है सारों को। चार चार फिक्स कॉस्ट है, ये सब हटा देता हूं मैं यहाँ, चार चार हमारे फिक्स कॉस्ट है, चारों को बैठ के हमें अपोषण करना है, तो क्लेरिकल वर्क ज्यादा है रादर देन दिमाग वाला काम, राइट। तो बट जो भी है अब करना तो है। तो पहला है रेंट एंड इंश्योरेंस, चलो, तो रेंट एंड इंश्योरेंस अपोर्शन करना है, क्वेश्चन ने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो फटाफट से आ जाओ, एरिया एरिया ढूंढो, इसका रेशियो बना लो, 5:4:8:3, तो मैं लिखते हुए चलता हूं 5:4:8:3, तो ये एरिया का मैंने रेशियो निकाल लिया, तो बस यहां पे लिख देते हैं, इसको हम 5:4:8:3 में बांट देंगे, ठीक है। टोटल रेंट कितना है, टोटल रेंट है सर, टोटल रेंट है 3 लाख, तो 3 लाख हमारा टोटल रेंट है, तो मैं टोटल के नीचे लिख लेता हूं 3 लाख, इसको बांट लो इस रेशियो में, तो टोटल कितना आ रहा है 549 प्लस 817 प्लस 320, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 20, ये आ रहा है 75, 60, एक 20, 45, चलो जी ये हो गया। दूसरा, अगला दे रखा है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है उसने, टोटल डेप्रीसिएशन का खर्चा उसने दिया है 1 लाख का, और नंबर ऑफ पार्सल के बेसिस में हमें करना है, तो नंबर ऑफ पार्सल्स हमारा, इसका रेशियो कितना हो गया, रेशियो देख लेते हैं, 10:15 सॉरी 100:150:75:175, तो 100:150:75:175, आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं तो कैसे भी कर सकते हो, आंसर तो वही आएगा। तो आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेना, तो आई थिंक ये 25 से और डिवाइड हो जाएगा, तो 25 से अगर और डिवाइड करोगे तो 4:2, ये कितना आएगा 6 आएगा शायद, 6:2, ये आएगा 3:2, और ये आएगा 7, मेरे ख्याल से चेक कर लेना भाई, 4:6:3:7, अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आना चाहिए। तो ये मैं सिंप्लीफाइड रेशियो ले रहा हूं, चलो सिंप्लीफाई करके मैं रेशियो ले लेता हूं, तो 4:6:3:7, टोटल खर्चा है हमारा 1 लाख रुपीज का, टोटल डिप्रिसिएशन है 1 लाख रुपीज का, 10 और 3 13 और 20, तो 20 है, तो 20 मतलब
ये कितना कितना हो जाएगा, ये आएगा 20,000 इसका आएगा, 30,000 इसका आएगा, 15,000 ये आएगा और 35,000 ये आएगा। तो चेक करते चलना, इसको बांटेंगे तो ये ऐसे ऐसे आपका बढ़ जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला खर्चा है, तीसरा जो खर्चा आपको दे रखा है वो है सेल्समैन सैलरीज। सेल्समैन सैलरीज, सेल्समैन सैलरीज का टोटल है 6 लाख। 6 लाख। और ये तो आपको किस बेसिस पे आपको अपोर्शन करना है, ये आपको सेल्स वॉल्यूम के बेसिस पे करना है। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम, तो ये रही ना सेल्स वॉल्यूम, इसका रेशियो निकाल लो। ये तो 30:50, 30:50 लिखते चलते, 30:50:25:45। ये फर्दर आई थिंक किससे और डिवाइड हो रहा है, ये 5 से और डिवाइड हो जाएगा, 6:10:5:9। ये लो जी, 6:10:5:9। चलो तो लिख लेते हैं इसको भी, 6:10:5:9। टोटल है 16, 5, 21 और 9, 30। 30। तो 6 लाख को 30 से डिवाइड करा तो ये आएगा 20,000। तो 20,000 इंटू 6 हो गया आपका 1,20,000। 20,000 इंटू 10 हो गया 2 लाख। 20,000 इंटू 5 हो गया 1 लाख। एंड 20,000 इंटू 9 हो गया आपका 1,80,000। लो जी, तो ये आपका बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है। और लास्ट आपको जो खर्चा दे रखा है दैट इज, क्या दे रखा है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज। सैलरीज, तो इसका टोटल जो खर्चा आपको दे रखा है, टोटल खर्चा है 5 लाख का, टोटल है 5 लाख। और ये उसने बोला था आई थिंक सर नंबर ऑफ इनवॉइसेस के बेसिस पे बोला था बांटने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नंबर ऑफ इनवॉइसेस के बेसिस में बोला था। तो ये रहे नंबर ऑफ इनवॉइसेस, यहाँ पे दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ इनवॉइसेस का भी रेशियो निकाल लो, कितना आ रहा है ये, 4 जीरो सब में कट रहे, तो 8:14:6:12। या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर दो, आई थिंक ये 2 से फर्दर डिवाइड हो जाएगा, 4:7:3:6। 4:7:3:6। चलो 4:7:3:6। तो टोटल आ रहा है इसका 11 और 9 हो गया 20। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, 25 × 4 दैट इज 1 लाख। 25 × 7 ये आ रहा है 1,75,000। 25 × 3 आएगा आपका 75। और 25 × 6 शायद आएगा 1.5 लाख, 1,50,000। लो जी, थोड़ा सी अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई, बट कोई बात नहीं, ये आपके फिक्स कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गए। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो इसके अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। चलो जी, ये डन हो गया। उसके बाद बस अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसको हम 3 बोल देते हैं, है ना, ऊपर तक हमने 2 बोल दिया था, तो इसको 3 बोल देते हैं। तो फटाफट इसका टोटल कर लो। चलो तो मुझे अब टोटल कर करके बताते चलो, टोटल कितना आ रहा है फिक्स कॉस्ट का, 75 + 20 + 1,20,000 + 1 लाख, ये आ रहा है टोटल 3,15,000। हाँ 3,50,000। तो इसके बाद 60 + 30 + 2 लाख + 1,75,000, ये आ रहा है टोटल, चेक करते रहना, 465 आ रहा है। हाँ ठीक है, 1,20,000 + 15 + 1,00,000 + 75, ये आ रहा है 3,10,000, 3,10,000। और उसका टोटल कितना आ रहा है, ये आ गया 80 + 180 + 1, 410। हाँ ठीक है, 410। और चारों का टोटल मिला के, चारों को मिला के बता दो, 8, 20, 12, 20,
15 20 16 20 15 लाख, हाँ ठीक है सही है, 15 लाख। चलो, तो ये हो गया फाइनली प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन ये था, एक काम करना चाहिए था हमको थोड़ा सा, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं, इसको मैं 3 बोल देता हूं, इसको मैं 3 बोल देता हूं, दैट इज 1 - 2। तो उस हिसाब से फिक्स कॉस्ट का जो टोटल है ये मेरा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसको हम 4 बोल देते हैं। तो ये हो गया 3 - 4, दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। चलो, तो ये आई थी 6 लाख की कंट्रीब्यूशन माइनस 3,15,000, 2,85,000। ठीक है, इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी थी? 1,40,000 माइनस में थी, और ये प्लस और नेगेटिव हो गई 6,05,000। तो बुरे हाल है प्रोडक्ट बी के। तो अभी तक लग रहा है कि प्रोडक्ट बी का सबसे गंदा हाल है, और वही डिसकंटिन्यू भी होना चाहिए, बट चेक कर लेंगे। 90 माइनस 3,10,000, लो जी, एक और प्रोडक्ट हमारा बेचारा नेगेटिव 220 लॉस में आ गया, एक और, ओह 220। उसके बाद अच्छा, इसका कंट्रीब्यूशन कितना? 16 लाख था, 16 लाख में से 4 10 चले गए, तो ये कितना बच गया? ये बच गया 11,90, 11,90,000, और टोटल माइनस 220, 6,50,000। ठीक है, चलो। अच्छा, अब प्रॉफिट तो मैंने निकाल लिए, प्रॉफिट तो मैंने निकाल लिए सबके, मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस हमने ये निकाल लिया। लेकिन खाली हम एब्सोल्यूट प्रॉफिट की फिगर्स को लेके अपनी डिसीजन नहीं ले सकते, अपना एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए हम बचपन में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सीखा करते थे, कि भाई हमें रेशियो सही प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। और इसलिए वैसे क्वेश्चन ने खुद भी, अगर आप देखोगे, क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया था ये बात, कि आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, ना कि उसने ये बोला था कि एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस निकालो, आपको परसेंटेज निकालना है। तो अब हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझते हैं या देखते हैं कि परसेंटेज में कितना आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी। और प्रॉफिटेबिलिटी जब परसेंटेज में निकालते हैं हम लोग, तो ये सेल्स का निकालते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सेल्स का निकालेंगे। जैसे बचपन में नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेल्स पे निकालते थे, तो वही हम लोग काम करेंगे, ठीक है जी। तो जैसे एक ही बात करें तो 2,85,000 का प्रॉफिट आया है, और सेल्स कितनी थी इसकी? सेल्स इसकी 30 लाख की थी, 30 लाख। तो ये आ रहा है इंटू 100 कर देंगे, तो आई थिंक ये आ रहा होगा 9.5%, 9.5%। इसी तरह से ये नेगेटिव 6,05,000 है, डिवाइडेड बाय इसकी सेल कितनी है? इसकी है 50 लाख इंटू 100, तो ये आ रहा है नेगेटिव 12.1%। यस। उसके बाद ये 2,20,000, अरे भाई, डिवाइडेड बाय, ये भी नेगेटिव ही है, 25 लाख। तो दिस इज कमिंग आउट नेगेटिव 8.8। यस, ये भी हो गया 8.8। उसके बाद 11,90,000 डिवाइडेड बाय 45 लाख, तो यार है 26.4444। हाँ, तो प्लस में 26.4। और क्योंकि हमने ओवरऑल भी बना ही रखा है, तो ओवरऑल भी देख लेते हैं। 6,50,000 डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइड बाय 1 करो 50 लाख, 4.33, सही जवाब 4.33 है ना। तो देख सकते हैं हम कि भाई देखो, कुछ नालायक प्रोडक्ट्स के वजह से, कुछ जो अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है ना। लेकिन हमें बोला गया था कि हमें कोई एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, फिलहाल हमारे पास एक ही प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने का ऑप्शन है। तो आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करोगे डिसकंटिन्यू करने के लिए? जिसकी सबसे कम प्रॉफिटेबिलिटी है, राइट। तो नेगेटिव में इसकी 12.1 है ना। ऑल्दो देयर आर 2 प्रोडक्ट्स जिसकी नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी है, बट हम लोग यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो वी विल डिसकंटिन्यू विद प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो हालांकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो थी ओरिजिनल, वो यहीं तक थी, बट मैंने आपको बोला था कि आपको प्रोडक्ट भी बताना है कि कौन सा आप डिसकंटिन्यू करोगे,
तो हेंस कंपनी शुड, हेंस पता नहीं, मतलब हेंस इतनी कैसी जरूरत नहीं थी, कंपनी शुड डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी सिंस इट इज लीस्ट प्रॉफिटेबल। चलो बढ़े आगे। लास्ट, अब देखो एक बहुत ही अनइंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हालांकि मैं उस पर एक क्वेश्चन भी कहीं से निकाल के लाया हूं आपको कराने के लिए। बहुत ही इजी टॉपिक है, तो एक बार आप फटाफट से कॉन्सेप्ट पे आ जाओ और हेडिंग लिख लो कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू कैपेसिटी। तो कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स है। एक मिनट, कॉल आ रही है बच्चों, है, एक मिनट कॉल अटेंड कर लूं। चलो, तो हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कैपेसिटी। तो इसमें वन लिखना फर्स्ट, इंस्टॉल्ड ऑब्लिक रेटेड ऑब्लिक थ्योरेटिकल कैपेसिटी। ठीक है, तो कुछ हम कैपेसिटी से रिलेटेड टाइप्स ऑफ कैपेसिटी देखेंगे कि क्या क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स है। अब ये आपके कोर्स में दे रखा है कॉन्सेप्ट, हालांकि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन मैं एक सैंपल के लिए आपके सामने लाया हूं, मैं आपको मतलब एक करवाऊंगा क्वेश्चन इस पे, लेकिन वो बस एक सैंपल के लिए क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट का तो क्वेश्चन नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो मे बी एमसीक्यूज वगैरह फॉर्म में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूं। तो कैपेसिटी से रिलेटेड मतलब हम बातें कर रहे हैं कि भाई हम मानो हमारा एक प्लांट है, हमारी एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में हमारे काम करने की कितनी कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है, ये बेसिकली हमें सीखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो पहला हमने बोला इंस्टॉल्ड रेटेड या थ्योरेटिकल कैपेसिटी। तो आप लिखते चलना मेरे साथ साथ, बहुत आसान टॉपिक है, समझ भी आ जाएगा आपको। इसमें लिखो इट इज द maximum capacity, it is the maximum capacity of producing goods or providing services। मतलब मैं अपनी फैक्ट्री में मैक्सिमम कितने यूनिट्स बना सकता हूं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉल्ड या रेटेड या थ्योरेटिकल कैपेसिटी। इसके अलग अलग तीनों नाम है। चलो, तो पहला था हमारा इंस्टॉल्ड या रेटेड या थ्योरेटिकल कैपेसिटी। इसका क्या मतलब होता है कि भाई हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है और प्रोड्यूसिंग द गुड्स, हम मैक्सिमम कितने यूनिट्स बना सकते हैं हमारी फैक्ट्री में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, उसको मैंने बोल दिया इंस्टॉल्ड या रेटेड या थ्योरेटिकल कैपेसिटी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा लिखना है इसमें, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल या फिर ऑपरेटिंग कैपेसिटी। थोड़ा सा कोशिश करना बस नाम याद रखने की, प्रैक्टिकल या ऑपरेटिंग कैपेसिटी, हालांकि इनकी मीनिंग सेम है, मतलब मीनिंग इजी है बोलना चाहिए, मीनिंग आसान है, बस नाम ज्यादा है। तो बस प्रैक्टिकल या ऑपरेटिंग कैपेसिटी, इसका क्या मतलब होता है, इसमें लिखो इट इज द, इट इज द, ऐसे लिखना है इसको, एक्चुअली यूज्ड, एक्चुअली यूज्ड कैपेसिटी of a plant, full stop, generally it is taken as 80 to 90%
ऑफ रेटेड कैपेसिटी, ऑफ रेटेड कैपेसिटी, ठीक है। लोअर कैपेसिटी is on account of loss of time due to repairs, breakdowns, maintenance, idle time, holidays, एटसेट्रा। ठीक है, तो मेन बात है प्रैक्टिकल या ऑपरेटिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है। इट मींस एक्चुअली यूज्ड कैपेसिटी, जो प्लांट में यूज्ड हो रही है एक्चुअली। भाई एक हमने बोला था मैक्सिमम कैपेसिटी, कि कितनी हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं मेरे प्लांट से, फैक्ट्री से, जो भी है, हम कितना मैक्सिमम आउटपुट कितना जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या उतना ही होगा? नहीं, एक्चुअली में उतना नहीं होगा। एक्चुअली में तो थोड़ा कम ही होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि भाई प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रियलिटिकली स्पीकिंग, तभी नाम ही है इसका प्रैक्टिकल कैपेसिटी, आपका मैक्सिमम कैपेसिटी कभी यूटिलाइज हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी सम रीजंस लाइक लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू रिपेयर। भाई मशीन खराब हो गई, प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, भाई किसी दिन छुट्टी होगी, संडे होगा, 2 अक्टूबर होगा, जो भी है, जिस दिन एक्चुअली में कोई काम होगा ही नहीं, प्लांट में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी। देयर विल बी सम आइडल टाइम, कि भाई मैं बना तो सकता हूं माल, लेकिन जब उसकी डिमांड ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती क्यों बनाऊंगा, राइट। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है, रिपेयर है, मेंटेनेंस हो गया, कुछ खराब हो गई मशीनरी हमारी फैक्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर, छुट्टी पड़ गई, कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी रियलिस्टिकली आप मैक्सिमम कैपेसिटी कभी यूटिलाइज कर ही नहीं पाओगे। इट्स लाइक सेइंग, आप अपना एग्जांपल ले लो, दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या आप 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हो? जस्ट बिकॉज दिन में टोटल देयर आर 24 आवर्स की आप पढ़ाई कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, बट कभी कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। आपको सोना है, खाना है, नहाना है, रेस्ट करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप 24 घंटे के 24 घंटे कभी नहीं पढ़ाई कर पाओगे। तो प्रैक्टिकली 24 घंटे बस दिन में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। वही बात है कि जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया मेरे प्लांट में एक साल में 1 करोड़ यूनिट बन सकते हैं, दैट डजंट मीन कि वो बन ही जाएंगे, क्योंकि रियलिस्टिकली बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से मेरे यूटिलाइजेशन जो है फैक्ट्री की या प्लांट की वो कम हो जाएगी। इसलिए सिर्फ हमने मैक्सिमम कैपेसिटी बोली थी, इंस्टॉल्ड, रेटेड, थ्योरेटिकल, जो भी है, ये इससे काम नहीं बनेगा, हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैक्सिमम तो इतनी कैपेसिटी है, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हो सकती है। और वो जनरली हमने बोला कि जनरली हम 80 to 90% ऑफ द मैक्सिमम यानी रेटेड कैपेसिटी लेते हैं वो, लेकिन कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, कोई नियम नहीं है 80-90%, जनरली 80 to 90% माना जाता है, बट उससे कम भी हो सकता है। आई होप आपको बात मेरी समझ आ गई होगी, ठीक है। इसमें और एक बात लिखो, एक पॉइंट तो ये हो गया, इसके नीचे कंटिन्यूएशन में लिख देना, इट डज नॉट कंसिडर लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू external factors. It does not consider loss of time due to external factors like lack of orders. Lack of orders. तो याद रखना, मतलब अभी भी मैं आपको एक फॉर्मूला फॉर्म में सारी चीजें लिख पाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, और उसका हम फिर अपने एक सैंपल क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे तो वो सब हो जाएगा। बट प्रैक्टिकल कैपेसिटी निकालते वक्त हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते। जो टाइम ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो लॉस हुआ, जैसे ऑर्डर्स नहीं थे मेरे पास, ऐसे इस तरह के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो नहीं कंसिडर किया जाता व्हेन वी कैलकुलेट द प्रैक्टिकल कैपेसिटी, ठीक है। तो
एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए भी तो कुछ लिया जाता होगा भाई। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर कोई टाइम लॉस हुआ तो उस लॉस के बाद कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुई ये भी तो निकालना जरूरी है। इसलिए हम अलग अलग स्टेप बाय स्टेप टाइप ऑफ कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी मतलब क्या हुआ, ये आपकी रेटेड कैपेसिटी से कम होगी। और क्यों कम होगी, बिकॉज देर विल ऑलवेज ऑलवेज बी सम लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू रीजन सच एज हमने बोला रिपेयर, ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस, आइडल टाइम, हॉलीडेज वगैरह वगैरह, संडे पड़ गया, 26 जनवरी पड़ गई, 15 अगस्त आ गई, जो भी है, इसकी वजह से जो लॉस ऑफ टाइम होगा, जिसकी वजह से हमारा लॉस ऑफ प्रोडक्शन होगा, देर विल ऑलवेज बी सम लॉस ऑफ टाइम इन कारणों की वजह से। तो इसीलिए हमारा जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कैपेसिटी से हमेशा कम ही रहेगा। चलो जी, आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी जल्दी जल्दी से बाकी भी कर लो। अगला है आपका नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी, अब नॉर्मल कैपेसिटी क्या होता है ये भी लिख लो। इट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज अचीव्ड और achievable on an average over a period, ब्रैकेट में लिख लो से 1 year, मानो 1 साल, मतलब ओवर अ पीरियड, गिवन पीरियड ऑफ टाइम अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, बेसिकली इसमें आप कह सकते हो इट कंसिडर्स external factors also. It considers external factors also. Normal capacity can be calculated as follows. तो देखो सबका आपस में लिंक है, तो आपको लिंक समझना जरूरी है। लिंक के साथ समझना, हमने सबसे पहले बोला था कि एक होती है इंस्टॉल्ड या रेटेड कैपेसिटी, जो बेसिकली मैक्सिमम कैपेसिटी है कि मैक्सिमम मेरे प्लांट, जो गिवन प्लांट है, वो कितने यूनिट्स बना सकता है। लेकिन हमने क्या बोला, हमने बोला कि रियलिटी में इतने यूनिट्स नहीं बनेंगे। रियलिटी में देयर विल बी सम रीजंस बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी सम लॉस ऑफ प्रोडक्शन, है ना। जैसे छुट्टी वगैरह हमने बोला, कुछ कारणों की वजह से, जो कि नॉर्मल अनअवॉइडेबल रीजंस है, उनकी वजह से देयर विल बी सम लॉस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन किन किन कारणों से हो सकता है, जैसे हमने बोला था, टाइम लॉस्ट ड्यू टू शेड्यूल्ड या प्रिवेंटिव या प्लान्ड मेंटेनेंस। प्लान्ड, अरे यार ढंग से लिख लो इसको, प्लान्ड मेंटेनेंस। बेसिकली सिंपली मेंटेनेंस के लिए जो टाइम जाएगा, भाई आपकी मशीनरी वगैरह लगी हुई है अगर फैक्ट्री में, तो उसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस वगैरह, उसकी सर्विसिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, ये करना ही पड़ेगा। भाई हमारे पास गाड़ी होती है तो हमें टाइम टू टाइम गाड़ी की सर्विसिंग करवानी पड़ती है, राइट। तो वैसे हमारी प्लांट, जो भी प्लांट है या मशीनरी है, उसकी हमें टाइम टू टाइम सर्विसिंग करानी पड़ेगी। तो उसके मेंटेनेंस में जो टाइम लॉस होगा, उस टाइम लॉस की वजह से प्रोडक्शन का भी नुकसान होगा, लेकिन वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज नॉर्मल, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसी तरह से हमने बोला था हॉलीडेज, छुट्टी पड़ गई, संडे पड़ गया, 2 अक्टूबर पड़ गया, या नॉर्मल आइडल टाइम, जिस दौरान मानो रेस्ट है। जैसे हमने इंप्लॉय कॉस्ट चैप्टर में भी बातें पढ़ी थी कि भाई कुछ ना कुछ, अब वर्कर्स कंटिन्यूसली तो काम कर नहीं सकते ना, उनको बीच बीच में लंच ब्रेक चाहिए, चाय का ब्रेक चाहिए, रेस्ट चाहिए, वॉशरूम जाना है, जो भी है। तो इसकी वजह से जो टाइम लॉस होगा अगर कोई, तो वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसी तरह से नॉर्मल टाइम लॉस्ट इन बैच चेंज ओवर। अब ये देखो, ऐसे ही आपके कोर्स में जैसे दे रखी है बातें, मैं आपको वैसे ही लिखवा रहा हूं।
मुद्दे की बात ये कि ये सब इंटरनल फैक्टर्स है। आप इसके अराउंड, ये जो पहले तीन हमने लिखे ना, इसके अराउंड ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना के लिख लो, दीज आर इंटरनल फैक्टर्स। इनको हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है। जब आप इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जो टाइम लॉस हुआ उसको माइनस कर देते हो, इतनी बातों को आप जब माइनस कर देते हो तो आपका जो निकल के आता है वो क्या आता है, एक मिनट रुको। तो इतनी बातें माइनस करके, मतलब इतनी हमारा जो टाइम लॉस हुआ वो माइनस करके जो हमारा आंसर निकल के आता है, या हमारी जो बची हुई कैपेसिटी निकल के आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग ये बोलते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो इसका जो आंसर निकल के आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो सिंपली स्पीकिंग, जब हम लोग इंस्टॉल्ड या रेटेड या मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसमें से अपने इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जो नॉर्मल टाइम लॉस हुआ, जो नॉर्मल प्रोडक्शन लॉस हुआ, उसको माइनस करते हैं तो हमारी प्रैक्टिकल कैपेसिटी निकल के आ जाती है ना। और मैंने इसलिए प्रैक्टिकल कैपेसिटी में लिखा था कि यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो लॉस ऑफ टाइम है उसको इंक्लूड नहीं करते, उसको कंसिडर नहीं करते। अगर आप उसको भी कंसिडर कर लो, अगर आप लॉस ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसिडर कर लो, इसमें से आप वो भी माइनस कर दो, तो फिर आपकी जो यूनिट्स निकल के आते हैं, जो बेसिकली कैपेसिटी निकल के आती है, वो होती है नॉर्मल कैपेसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। आई होप पॉइंट इज क्लियर। तो लिंक समझ आना जरूरी है। मैंने सबसे पहला टाइप ऑफ कैपेसिटी जो बताया था दैट वाज इंस्टॉल्ड या रेटेड कैपेसिटी। उसमें से मैंने बोला जो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से नॉर्मल लॉस हुआ वो माइनस करके जो निकल के आया उसको हमने बोल दिया प्रैक्टिकल कैपेसिटी। उसके बाद जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो नॉर्मल लॉस हुआ उसको माइनस कर दिया तो हमारा निकल के आ गया प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ठीक है जी, आई होप यहां तक ओके हो गया होगा। पहले तीन पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए होंगे। चौथा इसमें लिखना फोर्थ। फोर्थ होता है एक्चुअल कैपेसिटी। अब यहां हम नॉर्मल कैपेसिटी तक तो आ गए कि भाई हमारी नॉर्मल कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, एक्चुअली में इतनी होगी इसकी क्या गारंटी है, एक्चुअली में इतनी होगी नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है भाई। कुछ और अबनॉर्मल रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से और कुछ टाइम का नुकसान हो सकता है। तो यह हम लोग लिखते हैं, लिखो इसमें, कैपेसिटी एक्चुअली अचीव्ड ड्यूरिंग अ given period of time. It is usually presented as a percentage of installed capacity. It is usually presented as a percentage of installed capacity. ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअली में मेरी कितनी यूनिट्स मैंने अचीव करे, एक्चुअली में मैंने कितनी कैपेसिटी, एक्चुअली जो मैंने कैपेसिटी अचीव करी ड्यूरिंग अ पीरियड उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है जी। और अगला होता है आपका लास्ट, फिफ्थ, आइडल कैपेसिटी। आइडल कैपेसिटी, इसका मीनिंग लिख लो, दैट कैपेसिटी which could not be utilized ये निकलता कैसे है, आइडल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। और इस आइडल कैपेसिटी को हम फर्दर दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं।
हम फर्दर दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एक हम बोल सकते हैं नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी दैट इज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, वो आइडल कैपेसिटी जो ड्यू टू नॉर्मल रीजंस आ रही है। और दूसरा हम बोल सकते हैं अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी दैट इज ड्यू टू अब नॉर्मल यानी अवॉइडेबल कह सकते हो आप रीजंस जो हमारी आइडल कैपेसिटी निकल के आ रही है दैट इज नोन एज अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। ठीक है, और ये निकलती कैसे है? अगर मैं नॉर्मल आइडल कैपेसिटी की बात करूं तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। और अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी क्या होती है? नॉर्मल कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी, माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो फटाफट से लिख लो। फिर एक बार मैं सारा लिंक आपको बिठा देता हूं। सारा लिंक बड़ा इजी है, बड़ा आपस में सब लिंक्ड है। तो देखो यहां तक तो मैंने लिखा ही था। देखो यहां तक हमने नॉर्मल कैपेसिटी तक हम लोग आ गए थे। तो बेसिकली ये जो हमारा टाइम लॉस हुआ था, ये मैं देखो ऐसे 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 पूरा बादल बना लेता हूं। मैं इसके अराउंड बादल बना लेता हूं, 1 मिनट, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये वाला जो सारा टाइम लॉस हुआ था, ये नॉर्मल कैपेसिटी तक जितना भी हमारा टाइम लॉस हुआ था, ये नॉर्मल लॉस था। इसी को हमने बोल दिया नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी के बाद जो एक्चुअल कैपेसिटी मेरी निकल के आई, मेरी जो एक्चुअल कैपेसिटी निकल के आई, इसके बीच में जो टाइम का लॉस हुआ दैट इज नोन एज अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे, जो मैंने आइडल कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा, वो क्या लिखा? मैंने बोला इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। मतलब मैंने एक बहुत बड़ा डिस्टेंस बना लिया, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। अब इन दोनों के बीच का जो फासला है, उस फासले को मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया। एक फासला जो हुआ वो ड्यू टू नॉर्मल रीजन हुआ, जिसके अराउंड मैंने ये बादल बना लिया। ये नॉर्मल रीजन हो गए, जिसको हमने बोल दिया नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। और बचा हुआ जो आइडल कैपेसिटी है वो ड्यू टू अब नॉर्मल रीजन हुआ, तो उसको मैंने बोल दिया अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। ठीक है, तो मैं अगर एक इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा प्रेजेंट करने की कोशिश करूं अपनी तरफ से, अगर मैं इसी बात को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूं, तो देखो क्या है। मैं डायग्रामेटिकली आपको बताता हूं। सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है उसको हमने बोला था रेटेड कैपेसिटी। ये सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, ये मैक्सिमम है। और यहां मैं बोल देता हूं ये मेरी एक्चुअल कैपेसिटी है, एक्चुअल कैपेसिटी। जब मैं रेटेड कैपेसिटी में से, मैं जब रेटेड कैपेसिटी में से कुछ इंटरनल नॉर्मल लॉसेस को माइनस कर देता हूं, इंटरनल नॉर्मल लॉसेस को जब मैं माइनस कर देता हूं, ये मैं इसमें से माइनस कर देता हूं, तो जो मेरी कैपेसिटी निकल के आती है उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो मैं क्या करता हूं, मैं रेटेड यानी मैक्सिमम कैपेसिटी में से जब ये माइनस कर देता हूं, इंटरनल नॉर्मल लॉसेस को माइनस कर देता हूं, जैसे मैंने छुट्टी वगैरह बोला था, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब जो चीजें, इसकी वजह से जो लॉसेस हो उसको माइनस करता हूं, तो मेरी आ जाती है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अब प्रैक्टिकल कैपेसिटी में से मैं फर्दर कुछ एक्सटर्नल नॉर्मल लॉसेस, एक्सटर्नल नॉर्मल लॉसेस को माइनस कर देता हूं, तो मेरी जो बच के आ जाती है दैट इज नोन एज नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है,
और इस नॉर्मल कैपेसिटी में से मैं फर्दर कुछ अब नॉर्मल लॉसेस को माइनस कर देता हूं, तो फिर मेरी एक्चुअल कैपेसिटी बन के आती है। तो बेसिकली ये जो टाइम लॉस हुआ, ये जो टाइम लॉस हो रहा है यहां पे, एक तो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल नॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं, इसको मैंने बोल दिया नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। ये होना ही होना है। और इसमें से जो मैंने अब नॉर्मल लॉसेस को ले लिया, इसको मैंने बोल दिया अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। और ये रेटेड कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी के बीच का जो फासला है, ओवरऑल ये जो डिफरेंस है, इसको कुल मिला के मैंने बोल दिया आइडल कैपेसिटी। तो आइडल कैपेसिटी की बेसिकली क्या है? आइडल कैपेसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन रेटेड कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। कि रेटेड कैपेसिटी मेरी कितनी थी और एक्चुअल कितनी मेरी कैपेसिटी निकल के आई। अब एक्चुअल कैपेसिटी रेटेड कैपेसिटी से कम आई होगी। क्यों कम आई होगी? एक तो कुछ नॉर्मल रीजंस की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी वजह से कम आई होगी, और कुछ अब नॉर्मल रीजंस की वजह से नुकसान हुआ उसकी वजह से भी कम आई होगी। तो जो नॉर्मल लॉसेस की वजह से मेरी कैपेसिटी का नुकसान हुआ उसको मैंने नॉर्मल आइडल कैपेसिटी बोल दिया, और जो मेरा अब नॉर्मल रीजंस की वजह से जो नुकसान हुआ उसको मैंने अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी बोल दिया। और कुल मिला के नॉर्मल आइडल कैपेसिटी और अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी मिलके क्या बन गए? आइडल कैपेसिटी बन गए। तो आपको ये लिंक समझ आया? मुझे बता दो एक बार, लिंक समझ आ गया आपको? सारी कैपेसिटीज के बीच का लिंक आपको समझ आया? ठीक है, अगर आ गया तो एक सेकेंड देना। जैसे कि मैंने कहा इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने कहीं से निकाला हुआ है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके जो भी किया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको एक बार करा देता हूं। एक मिनट देना मेरे को। किधर गया किधर गया, ये रहा। चलो, तो एक क्वेश्चन मैंने भेजा है, अभी क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया है। वो क्वेश्चन मैं यहां पे लोड भी कर लेता हूं एक बार स्क्रीन पे, और उस क्वेश्चन से क्या आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अगर कैपेसिटी कैलकुलेशन करनी पड़ गई, तो मुझे लगता तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हो गया, क्वेश्चन में आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे करना है आपको काम। तो देखो ये क्वेश्चन मेरा सामने खुला हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ऑन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसमें अलग अलग सारी कैपेसिटीज हम एक बार निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या आपको प्रैक्टिकल फिगर्स जब सामने होगी तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी होपफुली मिल जाएगी कि ये कैपेसिटी में आपको क्या क्या करना है। तो फटाफट से एक बार रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड पर आवर। तो मैंने बोला एक घंटे में हम 500 यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ शिफ्ट्स पर डे 8 आवर्स ईच। एक दिन में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट्स होती है, ये बोल रहा है ये। तो 8 इंटू 3 करोगे तो 24 आवर्स भी हो जाएगा, ऐसी वेरीफाई करने के लिए। 8 इंटू 3 दैट इज 24 आवर्स। तो 24 आवर्स काम में जो है हम उसको बेसिकली 3 शिफ्ट्स में 8-8 घंटों की 3 शिफ्ट्स में बांट देते हैं, ये बोल रहा है आपसे। बाकी साल में, पूरे साल में टोटल 52 संडेज पड़ते हैं, और अदर हॉलीडेज सारी मिला के जो भी है 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो सब कुछ है, दिवाली सारी मिला के हमारी टोटल इतने दिन की छुट्टियां हो जाती है। संडे और अदर हॉलीडेज मिला के आप मान लो देयर आर टोटल 65 हॉलीडेज, 65 हॉलीडेज, ठीक है। फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डन ड्यूरिंग दिस हॉलीडेज। तो ये हो गया कि इन छुट्टियों के दौरान ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह जो एक्टिविटी वो इन्हीं छुट्टी के दौरान हो जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है नॉर्मल आइडल कैपेसिटी फॉर बैच चेंज ओवर, लंच वगैरह, ये सब चीजों की वजह से जो नॉर्मल आइडल कैपेसिटी निकल के आती है वो आती है 1 आवर पर शिफ्ट। मतलब हर एक शिफ्ट में 1 घंटे का आपका बैच चेंज करना है, ये है वो है लंच है, इसका आपका जो है वो कुछ आइडल टाइम निकल के आ जाता है 1 घंटे का, ठीक है। फिर प्रोडक्शन लॉस ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्डर्स, जिसको आप नॉर्मल ट्रीट करोगे, दैट इज 1.5 लाख यूनिट्स। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात हो गई। दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो हुआ है 1.5 लाख यूनिट्स का, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर है बेसिकली 28.1 लाख। ये आप समझ सकते हो, ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअल कैपेसिटी है। तो एक्चुअल कैपेसिटी है कुछ नहीं,
एक्चुअल कैपेसिटी सिंपली मीन, अगर आप बिल्कुल बेसिक सिंपल वे में बोलना चाहो तो एक्चुअल कैपेसिटी इज द एक्चुअल प्रोडक्शन। आप कह सकते हो कि एक्चुअली में कितने यूनिट्स आपने बनाए। तो आपको देखो सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। आपको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी मैक्सिमम कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, आपको प्रैक्टिकल कैपेसिटी निकालनी है नंबर ऑफ यूनिट्स एंड परसेंटेज में, नॉर्मल कैपेसिटी निकालनी है नंबर ऑफ यूनिट्स एंड परसेंटेज में, आपको एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है नंबर ऑफ यूनिट्स एंड परसेंटेज में, आपको नॉर्मल आइडल कैपेसिटी यूनिट्स एंड परसेंटेज में निकालनी है, और आपको अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी निकालनी है यूनिट्स एंड परसेंटेज में। तो बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आओ साथ साथ करना, होपफुली आपको बातें मेरी समझ भी आ जाएगी। चलो, तो यहां हेडिंग डाल लेते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आप चाहे तो इसको कॉन्सेप्ट में ही कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑन कैपेसिटी। चलो, तो सबसे पहले मैंने बोला आपको निकालना है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का क्या मतलब होता था कि आप मैक्सिमम, अब यहां पूरे साल की कहानी चल रही है, तो पूरे साल में आप चाहो तो मैक्सिमम कितना यूनिट बना सकते हो। आपके प्लांट में, आपकी फैक्ट्री में मैक्सिमम पूरे साल में कितने यूनिट्स बनाने का दम है। तो मैं बोल रहा हूं भाई, मैंने बोला एक दिन में 3 शिफ्ट है, हमने हर डे बोला कि देर आर 3 शिफ्ट पर डे, यही बोला ना हमने, देर आर 3 शिफ्ट पर डे। तो एक दिन में अगर हमने बोला 3 शिफ्ट है, तो पूरे साल के 365 दिनों में कितनी शिफ्ट होगी, कितनी शिफ्ट होगी। तो दीज आर टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट, टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट पूरे साल में, क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट होती है मैंने बोला, तो 365 दिन में इतनी टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट होगी। हर शिफ्ट मैंने बोला 8 घंटों की होती है, हर शिफ्ट मैंने बोला 8 घंटों की होती है। तो ये जो मैंने निकाल लिया, ये मैंने टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकाल लिए, टोटल नंबर ऑफ, मैंने बोला आवर्स, ये शिफ्ट थी पर ईयर, ये नंबर ऑफ आवर्स हो गए पर ईयर। तो पूरे साल में मतलब कितने घंटे होते हैं, इतने घंटे होते हैं। नहीं तो आप यार सीधा सीधा क्या कर सकते थे, आप सीधा 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 बोल सकते थे कि यार साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। आप ऐसे भी सीधा बोल सकते थे, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से कहानी बनाई। लेकिन आप सीधा नॉर्मली अगर बेसिक बात बोलते हैं, आप बोलते 365 डेज में हर दिन 24 घंटे का होता है, तो टोटल इतने नंबर ऑफ आवर्स होते हैं। और मैंने बोला पर आवर कितने यूनिट बनाए जा सकते हैं, अरे यहां नहीं, सॉरी, क्वेश्चन यहां पे पर आवर कितने यूनिट बनाए जा सकते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है कि पर आवर हम कितने यूनिट बना सकते हैं, 500 यूनिट्स बना सकते हैं। 500 यूनिट्स हम बना सकते हैं। तो इसका मतलब मैं चाहूं तो पूरे साल में कितने यूनिट्स बना सकता हूं, सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या फिर अब यहां पे सीधा सीधा 500, हाँ कितना आ रहा है फिर से बताना, 43 लाख, नहीं आई थिंक कुछ और आएगा, चेक कर लो। तो 365 इंटू 24, हाँ इंटू 500, 43,80,000 यूनिट्स, हाँ ये यार। तो ये मैं मैक्सिमम बना सकता हूं, मेरे फैक्ट्री में, मेरे प्लांट में दम है कि पूरे साल में इतने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम मेरी कैपेसिटी कितनी है, इससे ज्यादा दम नहीं है मेरी फैक्ट्री में, एग्जिस्टिंग मेरे प्लांट में, फैक्ट्री में इससे ज्यादा दम नहीं है, मैक्सिमम इतने ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो पहला तो ये हो गया। अच्छा, सेकंड और थर्ड पार्ट में साथ में सॉल्व कर रहा हूं, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आपस में सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में वैसे ही लिखवाया, मैं वैसे ही चलना चाहता हूं, विच इज नोन एज प्रैक्टिकल एंड नॉर्मल कैपेसिटी। तो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में आपको प्रैक्टिकल एंड नॉर्मल कैपेसिटी निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो आप इसको वैसे ही जैसे हमने कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत लिखा वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला मेरी इंस्टॉल्ड यानी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, मेरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 43,80,000 यूनिट्स की, 43,80,000 यूनिट्स की है। इसमें से लेस करना है नॉर्मल कैपेसिटी लॉस्ट ड्यू टू सबसे पहले हॉलीडेज,
एंड संडेज, हॉलीडेज एंड संडेज। तो टोटल हॉलीडेज मेरी संडेज वगैरह सब मिला के हमने देखा था कि हमारी 165 डेज की पूरे साल में हॉलीडेज आ रही थी टोटल, संडेज वगैरह सब मिला के। फिर वही बात है, हर रोज 3 शिफ्ट हो सकती है, एवरी डे पर डे 3 शिफ्ट हो सकती है, हर शिफ्ट आपकी 8-8 घंटे की होती है, नहीं तो सीधा सीधा वही 165 इंटू 24 आवर्स कर सकते थे। अच्छा, दिस इनटू पर आवर, ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स लॉस्ट आ गए कि भाई छुट्टियों वुट्टियों की वजह से मेरे कितने घंटे का नुकसान हुआ। हर रोज में 500 यूनिट, मतलब हर शिफ्ट में या हर घंटे में रादर मैं 500 यूनिट बना सकता हूं। तो टोटल मेरे कितने यूनिट्स का लॉस हुआ ड्यू टू हॉलीडेज एंड संडेज, ये निकाल रहा हूं। तो 165 डेज की हॉलीडे है, हर रोज 3 शिफ्ट हो सकती है, तो 495 शिफ्ट हो सकती है, हर शिफ्ट 8-8 घंटे की हो सकती है, तो 3960 घंटे की। हाँ अच्छा 65 था क्या? ओ सॉरी 165 नहीं 165 था, ओके 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 65 था, राइट। तो 65 डेज है इंटू 3 शिफ्ट है, तो टोटल 195 शिफ्ट हैं इंटू 8 आवर्स, तो 1560 आवर्स का लॉस हो गया, और हर घंटे में 500 यूनिट बन सकते हैं, तो टोटल मेरा 7,80,000 यूनिट का लॉस हुआ। अभी मैंने सिर्फ बोला ड्यू टू हॉलीडेज एंड संडेज, ड्यू टू हॉलीडेज एंड संडेज। इसके अलावा कुछ और लॉस भी हुआ ड्यू टू, मैंने बताया था आपको, बैच चेंज, लंच एटसेट्रा। ये सब इंटरनल फैक्टर्स है भाई, ये इंटरनल फैक्टर्स है। छुट्टी हो रही है मेरे यहां पे, वो इंटरनल फैक्टर है। मेरे फैक्ट्री के अंदर बैच चेंज में जो टाइम लॉस हो रहा है, लंच ब्रेक्स में जो टाइम लॉस हो रहा है, वो सब इंटरनल फैक्टर्स है। तो ये कितना मैंने बोला था, एक बार वापस से क्वेश्चन में आते। तो हमने बोला था बैच चेंज वगैरह की वजह से जो आइडल कैपेसिटी आती है, दैट इज 1 आवर पर शिफ्ट। हर शिफ्ट में 1 घंटे का आपका लॉस आता है, हर शिफ्ट में आपका 1 घंटे का लॉस आता है। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, तो टोटल मेरे 365 डेज थे, ध्यान से देखना, मेरे टोटल 365 डेज साल में होते हैं, उसमें से मेरे 65 डेज तो छुट्टियों के हो गए, इसमें से मेरे 65 डेज तो छुट्टियों के हो गए। दैट मीन्स इसका मतलब मेरे वर्किंग डेज कितने हो गए, 300 डेज के पूरे साल में वर्किंग डेज होते हैं। बाकी वही है, हर रोज 3 शिफ्ट्स होती है, हर रोज 3 शिफ्ट्स होती है, तो मेरे टोटल 300 वर्किंग डेज में इतनी नंबर ऑफ शिफ्ट्स हो गई। और मैंने बताया हर शिफ्ट में कितने घंटे का लॉस होता है ड्यू टू बैच चेंज वगैरह वगैरह, 1 घंटे का। तो ये मेरा टोटल घंटों का नुकसान हो गया ड्यू टू बैच चेंज, लंच ब्रेक वगैरह वगैरह, वॉशरूम, रेस्ट रूम, जो भी है, इन सब की वजह से मेरा इतने घंटों का नुकसान हुआ। टोटल 365 डेज साल में थे, उसमें से 65 डेज तो छुट्टी वगैरह के निकल गए, संडे वगैरह के, तो वर्किंग डेज तो 300 दिन के हो गए। हर रोज 3 शिफ्ट होती है, तो 300 इंटू 3 यानी ये आपके 900 शिफ्ट हो गए, और पर शिफ्ट 1 घंटे का आपका लॉस होता है ड्यू टू बैच चेंज एंड लंच ब्रेक, दैट इज 900 इंटू 1। तो टोटल मेरे 900 आवर्स मेरा लॉस हो गया ड्यू टू बैच चेंज वगैरह वगैरह जो भी है। और वही है 900 आवर्स आ गया ना, 900 आवर्स पर आवर कितने यूनिट्स बन सकते हैं, 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स। तो इसका मतलब कितने यूनिट्स का नुकसान हो गया, अगर आप यूनिट्स में देखोगे तो ये आपका 4,50,000 यूनिट्स का नुकसान हो गया। तो मैंने ये आपको इंटरनल फैक्टर्स कंसिडर करवा ली, दीज बोथ आर इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स जिनकी वजह से मेरा कुछ नॉर्मल लॉस हो रहा है, जिनकी वजह से मेरा नॉर्मल लॉस हो रहा है, वो है 7,80,000 यूनिट का लॉस हो रहा है ड्यू टू हॉलीडेज की छुट्टी उट्टियों की वजह से 7,80,000 यूनिट का लॉस हो रहा है, और बैच चेंज होना है, लंच ब्रेक होना है, इन सब की वजह से जो टाइम का नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से जो बैच चेंज या जो भी है, बैच चेंज, लंच, इनकी वजह से मेरे कितने यूनिट्स का नुकसान हो रहा है, 4,50,000 यूनिट्स का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये माइनस करके, इंटरनल फैक्टर्स मैंने कंसिडर करा, ये माइनस करके मेरा जो कैपेसिटी मेरी बच जाएगी, उसी को मैं क्या बोलता हूं, उसी को मैं बोलता हूं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी, तो कितनी प्रैक्टिकल कैपेसिटी बची, 43,80,000 तो मैं बना सकता था मैक्सिमम, लेकिन इसमें से 7,80,000 छुट्टियों की वजह से नहीं बना सकता,
इसमें से 4.5 लाख यूनिट में कुछ अदर इंटरनल फैक्टर्स की वजह से नहीं बना सकता, तो इसका मतलब मैं प्रैक्टिकली कितनी यूनिट्स बना सकता हूं ड्यूरिंग द ईयर? 31,50,000 यूनिट्स में बना सकता हूं। पहले यहां तक ओके हो गया? पहले यहां तक बताओ, प्रैक्टिकल कैपेसिटी तक ओके है? ठीक है। अब प्रैक्टिकल कैपेसिटी में से मैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो नॉर्मल लॉस हो रहा है, नॉर्मल लॉस ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो अगर और माइनस कर दूं तो मेरी नॉर्मल कैपेसिटी बच के आ जाएगी। तो यहां पे मैंने बोला लैक ऑफ ऑर्डर्स, अगर होगा गिवन ना बच्चों, आपको लैक ऑफ ऑर्डर्स ही बताएगा वो, और मुझे नहीं लगता कुछ और वो बताएगा। लैक ऑफ ऑर्डर्स की वजह से मैंने बोला ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्डर्स मेरे कितने यूनिट्स का और नुकसान हो रहा है, कहां गया, किधर गया, ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्डर्स वगैरह, यह मैंने डायरेक्टली दे दिया 1.5 लाख यूनिट्स, मतलब 1,50,000 यूनिट्स का आपका लॉस हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्डर्स वगैरह। और ये मैंने बोल ही दिया कि इसको आपको नॉर्मल ही ट्रीट करना है। आजा भाई, तो इसमें से मैं 1,50,000 यूनिट्स और माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 30 लाख यूनिट्स बच जाएगा। इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी। तो ये मेरे 30 लाख यूनिट्स हो गए। तो देयरफॉर सेकंड पार्ट में मैंने आपसे पूछा था कि प्रैक्टिकल कैपेसिटी कितनी है, यूनिट्स में बताओ और परसेंटेज में बताओ। तो यूनिट्स मैंने कितना निकाला, 31,50,000 यूनिट्स, या 31.5 लाख यूनिट्स भी लिख सकते हो। तो सर ये परसेंटेज में कितना आएगा? अब परसेंटेज सोच के बताओ, किसका परसेंटेज निकालोगे, किसका परसेंटेज निकालेंगे हम हमेशा मैक्सिमम कैपेसिटी का परसेंटेज निकालते हैं कि अगर मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 43.8 लाख यूनिट बनाने की है, जिसमें से मैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी निकाल पा रहा हूं 31.5 लाख यूनिट की, तो हम इसका परसेंटेज देखते हैं कि भाई कितना है इनटू 100। तो परसेंटेज में कितना आ गया, 31.5 डिवाइडेड बाय 43.8, तो ये आ रहा है 71.92% अप्रोक्सीमेटली, 71.92%। मतलब बोलने का मतलब ये है कि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी का सिर्फ हम 71.92% निकाल पाते हैं एज प्रैक्टिकल कैपेसिटी। और उसी में अगर मैं नॉर्मल कैपेसिटी भी घुसा दूं, मैं नॉर्मल कैपेसिटी भी बोल दूं, तो नॉर्मल कैपेसिटी मेरे यूनिट्स में कितने हैं, 30 लाख यूनिट्स। 30 लाख यूनिट्स मेरी नॉर्मल कैपेसिटी के हैं। बस इसको मैं अगर आपको परसेंटेज में बोलूं तो कितना आएगा, अगेन परसेंटेज किसके फॉर्म में निकलेगा, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम लोग अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, दैट इज 43.8 लाख यूनिट्स। तो वही बात है, मैं नॉर्मल कैपेसिटी परसेंटेज में निकाल रहा हूं इन रिस्पेक्ट ऑफ रेटेड या मैक्सिमम कैपेसिटी, मैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी परसेंटेज में निकाल रहा हूं इन रिस्पेक्ट ऑफ माय मैक्सिमम कैपेसिटी या रेटेड कैपेसिटी। तो ये कितना आ रहा है, 30 डिवाइडेड बाय 43.8, तो ये आ रहा है 68.49%, 68.49%। क्लियर हो गया परसेंटेज? तो बेसिकली आपको परसेंटेज जब भी निकालनी होगी इसमें कैपेसिटी की, आप किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में, यानी रेटेड कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में। पॉइंट ओके, डन। तो ये हो गया सेकंड एंड थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ में क्या पूछा था हमने, फोर्थ में हमने पूछा था एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी तो मैंने ऑलरेडी दे रखी है आपको, एक्चुअल कैपेसिटी तो ऑलरेडी दे रखी है। फोर्थ हमने बोला एक्चुअल कैपेसिटी, तो यूनिट्स में वैसे मैंने बोला तो निकालने, बट ये तो मैंने आपको खुद ही बता रखा है, एक्चुअल कैपेसिटी यूनिट्स में कितनी है, 28,10,000 यूनिट्स, ये एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी इज नथिंग बट एक्चुअल प्रोडक्शन, कि मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो पाई। अब परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो कितना होगा, वही 21.5 लाख यूनिट्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कितने बनाए जा सकते हैं, 43 लाख यूनिट्स, तो इनटू 100, ये मैक्सिमम कितना आके कितना परसेंट आ रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैक्सिमम, तो 28.1 डिवाइडेड बाय 43.8,
तो ये आ रहा है 64 पॉइंट कितना आ रहा है 16 अप्रोक्सीमेटली, 64.16 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। ठीक है जी, डन। एक्चुअल कैपेसिटी तो सिंपल हो गया। फिफ्थ हो गया मेरा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फिर से मैं साथ करता हूं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फिर से साथ करता हूं। तो पहले तो आइडल कैपेसिटी निकालो कितनी, आइडल कैपेसिटी कितनी। तो आइडल कैपेसिटी इज इक्वल टू, हमने बोला था रेटेड कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी। तो रेटेड कैपेसिटी है मेरी 43.8 लाख यूनिट्स, माइनस एक्चुअल कैपेसिटी मेरी है 28.1 लाख यूनिट्स। तो मेरी आइडल कैपेसिटी कितनी निकल के आ रही है 43.8 माइनस 28.1, ये आ रही है 15.7 लाख यूनिट्स। अब इस आइडल कैपेसिटी को हम लोग दो तरह की आइडल कैपेसिटी में तोड़ देते, बेसिकली ब्रेक कर देते। एक हम बोलते हैं नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, एक हम बोलते हैं अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। तो नॉर्मल आइडल कैपेसिटी कैसे निकलती है, इट इज नथिंग बट रेटेड कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी, दैट इज 43.8 लाख यूनिट्स माइनस नॉर्मल कितनी निकाली थी हमने, 30 निकाली थी, हाँ नॉर्मल 30 निकाली थी, तो माइनस 30 लैक्स। तो ये आ गया 13.8 लैक्स। लगे हाथ तो इसको यहां परसेंटेज में भी निकाल लो, मैंने शायद परसेंटेज में भी बोला था। तो परसेंटेज में निकालने के लिए वही है 13.8 डिवाइडेड बाय, परसेंटेज निकालने के लिए आपको रेटेड कैपेसिटी ही लेके चलना है बेस में, लाख यूनिट्स इंटू 100। तो अगर आप परसेंटेज में निकालने जाओगे तो ये कितना आएगा डिवाइडेड बाय 43.8, तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 31.51%, 31.51%। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। तो बेसिकली हमारा 13.8 लाख यूनिट्स का लॉस हुआ ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, ड्यू टू नॉर्मल रीजंस। और ये हम टैली भी कर सकते हैं, ऊपर फटाफट से आओ ऊपर टैली भी कर लो इसको। तो हमारे नॉर्मल रीजंस का देखो लॉस कहां पे हुआ, किधर गया, एक तो ये हुआ 7,80,000, एक ये हुआ 4,50,000 प्लस एक ये हुआ 1,50,000। इन सबको जोड़ देना तो ये मिला के आपके नॉर्मल लॉसेस हो गए। तो ये मिला के 13.8 लाख यूनिट आ जाएंगे। आप एक बार कैलसी में जोड़ के बाद में देख सकते हो। तो सब जोड़ जाड़ के आपका ये 13.8 लाख यूनिट ही आएगा। ठीक है, आना ही वही है मैथमेटिकली। ठीक है, और फिर अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं भाई नॉर्मल कैपेसिटी तो आफ्टर कंसिडरिंग नॉर्मल रीजंस था ही, नॉर्मल लॉसेस, लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी तो हमारा कुछ और ही आया। यानी कि जो बचा हुआ लॉस हुआ अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल लॉस, बचा हुआ लॉस हुआ, इसका मतलब वो सारा अब नॉर्मल लॉस होगा। बस ये फंडा है। तो हम बोलेंगे भाई देखो नॉर्मल हमारा 30 लाख यूनिट बन जाना चाहिए था। अगर मैं नॉर्मल लॉसेस को भी कंसिडर कर लूं तो मेरे 30 लाख यूनिट्स बनने चाहिए थे, लेकिन बने कितने मेरे, बने मेरे सिर्फ 28.1 लाख यूनिट्स ही, 28.1 लाख यूनिट्स ही बने। इसका मतलब यहां पे जो मेरा लॉस हुआ, यहां पे जो मेरा लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ यहां पे 1.9 लाख यूनिट्स है ना, 1.9 लाख यूनिट्स का जो लॉस हुआ वो इसका मतलब अब नॉर्मल रीजंस की वजह से हुआ होगा, अवॉइडेबल रीजंस की वजह से हुआ होगा, अब नॉर्मल रीजंस की वजह से। तो बस उसको हम लोग बोल देते हैं 1.9 लाख यूनिट जो ये निकला, इसको हम बोल देते हैं अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। और परसेंटेज में निकालने के लिए वही है भाई 1.9 लाख यूनिट्स डिवाइडेड बाय 43.8 लाख यूनिट्स इंटू 100, बस 4 पॉइंट कितना 34, जो भी है 3433 जो भी है अप्रोक्सीमेटली इतना ले लेना। तो ये आपका
अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी निकल के आ गई। ठीक है जी, क्लियर हो गई मेरी बातें, क्लियर हो गई। तो देयरफॉर आप स्टार डाल के एक पॉइंट लिख सकते हो, हमने बोला था आइडल कैपेसिटी, ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं बस हम, एक बार कॉन्सेप्चुअल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हमने बोला दिस इज इक्वल टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। तो देयरफॉर मैं ये भी कह सकता हूं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल कैपेसिटी प्लस आइडल कैपेसिटी। मैं ये भी बोल सकता हूं कॉन्सेप्चुअली कि इसका मतलब मेरी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है दैट शुड बी इक्वल टू एक्चुअल कैपेसिटी प्लस आइडल कैपेसिटी, है ना। और परसेंटेज फॉर्म में अगर बोलूं तो अगर मैं 100% अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को लेके चल रहा हूं तो इनका जो परसेंटेज का टोटल है वो 100% ही आना चाहिए। तो ये बस एक बार चेक कर लो, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं भाई। एक्चुअल कैपेसिटी का परसेंटेज एंड आइडल कैपेसिटी का परसेंटेज ये मिला के 100 ही आना चाहिए, क्योंकि मैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 100% मान के चलता हूं। तो एक्चुअल कैपेसिटी जो मैंने निकाली थी वो परसेंटेज में कितनी निकाली थी, 64.16% प्लस आइडल कैपेसिटी में हमने अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी एंड नॉर्मल आइडल कैपेसिटी को अलग अलग निकाला था परसेंट में, 31.51 एंड 4.34। 31.51 प्लस 4.34। तो ये आपने मेरे ख्याल से सही बोला था, 4.33 आप लोग बोल रहे थे, मेरे को लग रहा है वो सही बोला था। तो आई थिंक ये 4.33 ही आएगा, तो मैं इसको 4.33 ले लेता हूं। तो इससे क्या कि हमें एक सहूलियत हो जाएगी। आई थिंक इन सबको जोड़ोगे, इन सबको जोड़ना फटाफट से, तो आपका 100 ही आना चाहिए, प्लस 31.51 प्लस 4.33, तो सबको जोड़ोगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 100%। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग एक बार टेकअप कर लेंगे। और तब तक एक आपको मौका और मिल गया, आप चाहो तो एक ट्राई और करके देख लेना क्वेश्चन नंबर 12, है ना। उसमें कुछ नहीं था, आपको सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन 2 बार करनी थी, एक बजटेड के लिए एक एक्चुअल के लिए, है ना। बजटेड के लिए निकाल करके आपको बजटेड रेट निकालना था, एक्चुअल वाला करके आपको एक्चुअल रेट निकालना था। तो बेसिकली आपको इसमें लास्ट में एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी थी, उसमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आपको बजटेड और एक्चुअल साइड बाय साइड बनानी थी, क्वेश्चन ने ऐसे ही बोला था। तो बजटेड में आप सारी बजटेड फिगर्स ले लोगे, बजटेड रेट ले लोगे, एक्चुअल में एक्चुअल फिगर्स एंड एक्चुअल रेट ले लोगे, सारी जानकारी क्वेश्चन में गिवन थी। और जो सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन उसमें करना है वो सीधा आपको सबसे सिंपल वाले तरीके से करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें हम सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स में अपोर्शन करते हैं, वही करना था। ठीक है, तो एक ट्राई और कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास